हाँ, गुड मॉर्निंग। तो कल क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, अपन जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देख रहे थे कि बजट कैसे आता है, कौन लाता है। 2017 के अंदर कितने परिवर्तन हुए? टोटल 3 बड़े परिवर्तन हुए। सबसे पहला तो बजट की डेट को क्या कर दिया गया? प्रीपोन कर दिया गया। पहले जो है वो फरवरी के अंतिम दिवस को होता था, फरवरी का पहला कार्य दिवस जो है वो होता है। दूसरा, रेल बजट जो है उसको आम बजट में मर्ज कर दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर किया गया? विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय कौन है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है। और जब इसको सेपरेट किया गया था रेल बजट को, तब किस कमेटी की रिकमेंडेशन किया गया? एकवर्थ समिति की। और एकवर्थ समिति कब बनाई गई थी? बनाई तो खैर 1921 में थी, पर रिकमेंडेशन उसकी 1924 में लागू हुई कि 1924 में उसको जो है वो अलग किया गया। फिर कि भाई क्यों अलग किया गया? तो ये बताया गया कि साहब ये जो रेल बजट है ये लोक लुभावनी घोषणाएं करने का क्या बन गया? एक मंच बनकर रह गया कि यहां पर सिर्फ लोक लुभावनी घोषणाएं होती है और इसके कारण रेलवे का खर्चा तो लगातार बढ़ता जा रहा है, इनकम में उतनी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, यानी रेलवे का घाटा जो है बहुत ज्यादा है। और घाटा ज्यादा होने के कारण रेलवे का निवेश जो है वो सुरक्षा के अंदर, टेक्नोलॉजी में, एक्सपेंशन में, वो जो निवेश होना चाहिए वो निवेश जो उतना नहीं हो पा रहा, इसलिए इस रेल बजट को समाप्त कर दिया गया। फिर दूसरा कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया? वो अलग अलग, वो जो अलग होता था पहले उसका डिस्टिंक्शन होता था, अब उसको समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया? क्योंकि प्लानिंग जो है वो अब खत्म हो गई, प्लानिंग एरा खत्म हो चुका है। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक। अब क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है तो फिर प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का कोई मतलब नहीं होता। फिर अपन ने देखा कि जो वार्षिक जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन सबसे पहले तो आता है बजट का भाषण। बजट के भाषण के 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी सामान्य घोषणाएं होती है, पार्ट बी में कर से जुड़ी घोषणाएं होती है। उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो संसद में रखे जाते हैं। सबसे पहला तो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, दूसरा होता है वित्त विधेयक और तीसरा होता है विनियोग विधेयक, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल तो होता है टैक्स में चेंजेस करने के लिए, और अप्रोप्रिएशन बिल होता है जो खर्चे करने हैं, खर्चे करने के लिए संचित निधि में से पैसे निकालने के लिए वो बिल जो है वो लेके आते हैं। और जब ये बिल पास हो जाते हैं तब ये बिल बन जाते हैं एक्ट, और उसी को अपन कहते हैं कि बजट क्या हो चुका है? पास हो चुका है। तो इसलिए बजट पेश होना अलग होता है और बजट पास होना अलग बात जो है वो हुआ करती है। फिर ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है उसमें 3 वर्ष के आंकड़े जो है वो होते हैं, वर्तमान वित्तीय वर्ष, पिछला वित्तीय वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष। वर्तमान वित्तीय वर्ष के तो बजट अनुमानित आंकड़े, बजट अनुमान कितना था, और संशोधित रिवाइज एस्टिमेट्स जो है वो कितने। आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आंकड़े होते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक आंकड़े जो है वो उसके अंदर हुआ करते हैं। ठीक है। और ये जो बजट के अंदर जो ये बजट का काम करती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट करता है? आर्थिक मामला, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कितने डिपार्टमेंट्स हैं टोटल? 6 विभाग जो है उसमें हुआ करते हैं। और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट जब पेश होता है उससे एक दिन पहले क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे। और ये जो आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे होता है ये कौन प्रिपेयर करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन है भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार? वी अनंत नागेश्वरन जो है वो है। फिर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है। क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग जो है वो होते हैं। एक तो होता है कौन सा? राजस्व, रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा अकाउंट है कौन सा? कैपिटल। राजस्व खाता होता है, दूसरा कैपिटल, पूंजी खाता होता है। ये जो राजस्व होता है ये 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो प्राप्तियां, रिसीट्स, और दूसरा क्या होता है? व्यय, एक्सपेंडिचर। अब देखो ये जो प्राप्तियां होती है, जो रिसीट्स आती है, वो 2 प्रकार की होती है, फर्दर 2 प्रकार से डिवाइड होता है। एक तो होती है टैक्स और एक होती है नॉन टैक्स। तो कर और दूसरी गैर कर। एक तो कर प्राप्तियां, टैक्स रिसीट्स, और दूसरी नॉन टैक्स रिसीट्स। यानी कुछ पैसे तो आते हैं टैक्स के अंदर सरकार के पास और कुछ आते हैं जो टैक्स के अलावा आते हैं। टैक्स जो है वो फिर फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और
इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स नाम के जो है दो प्रकार के टैक्स जो है वो हुआ करते हैं। लिखो तो कहीं प्राप्तियां, उसमें दो बनाओ, टैक्स और नॉन टैक्स। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये तो बड़ी आसानी से समझ में आता है कि टैक्स होते हैं, टैक्स दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और यहां से जो है कुछ पैसे आते हैं। पर सरकार के पास में कुछ पैसे कहां से आते हैं जो टैक्स के नहीं होते। टैक्स के अलावा भी कुछ सरकार की प्राप्तियां जो होती है, कि सरकार के पास पैसे तो आ रहे हैं परंतु टैक्स के पैसे नहीं है। ये कहां से आते हैं सरकार के पास? तो देखो, सरकार के द्वारा जो है वो कुछ वस्तु और सेवाएं दी जाती है। सरकार क्या देती है? कुछ वस्तुएं देती है या फिर कुछ सेवाएं जो है वो देती है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं देती है। जैसे सरकार क्या कर रही है? सेवा कर रही है ना इस आदमी। ये पुलिस है और ये पुलिस इस आदमी क्या कर रही है? सेवा कर रही है, जम के सेवा की जा रही है। अब ये जो ये सेवा है, इस सेवा के बदले इससे क्या लिया जाएगा? कुछ पैसे भी लिए जाएंगे। सेवा भी की है, सेवा की है तो पैसे लेने पड़ेंगे। तो भाई पुलिस सर्विस है, अब पुलिस सर्विस है तो उसके अंदर किसी पे फाइन लगाएंगे, किसी पे जुर्माना लगाएंगे, तो ये जो जुर्माने का पैसा आएगा, फाइन का पैसा आएगा, ये कहां जाएगा? इसको सरकार जो है, सरकार के पास पैसे तो आए, पर ये कोई टैक्स में पैसे हैं? नहीं। ये कैसे आए हैं? नॉन टैक्स। ये कहां से आए हैं? नॉन टैक्स, गैर कर प्राप्तियां हैं सरकार की, ये टैक्स की प्राप्तियां नहीं है। तो जैसे ये सर्विस दे दी, रेलवे, आपने देखा रेलवे के अंदर सर्विस है। फिर सरकार की एक मैगजीन आती है गवर्नमेंट की, योजना, ऐसे जो है वो केंद्र सरकार की दो मैगजीन आती है, तो योजना और एक कुरुक्षेत्र। ये जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये दो जो आपकी मैगजीन है उनको पढ़ी जाती है, हालांकि खरीदते हैं, मतलब पढ़ी तो क्या जाती है, खरीदी जाती है। लोग खरीदते हैं, उसको खरीदने के शौक होता है। आती भी सस्ती है, 10 रुपए की आती है, और उसके अंदर सरकार की जो स्कीम्स वगैरह हैं उसके बारे में डिटेल में जो भी एक टॉपिक लेते हैं वो, और उस टॉपिक के ऊपर डिटेल के अंदर सरकार का क्या विचारधारा है, क्या है, और उसके अंदर उसके बारे में बताया जाता है। तो अब ये सिविल सर्वेंट के जो एस्पिरेंट्स है, मतलब आप लोगों में से कोई अगर उसको खरीदे तो 10 रुपए में आपने खरीदा, तो 10 रुपए किसके पास में गए? गवर्नमेंट पास, और गवर्नमेंट ने आपको क्या दी? एक मैगजीन दी है। तो ये जो पैसे आए सरकार के पास में, क्या ये टैक्स के पैसे हैं? नहीं, टैक्स के नहीं है। ये क्या है? नॉन टैक्स है, ये गैर कर प्राप्तियां, ये टैक्स की प्राप्तियां नहीं है। इसी तरीके से ये एक संस्था है आरपीएससी, इधर आरपीएससी है, केंद्र में होती है यूपीएससी। अब ये आरपीएससी यूपीएससी ये जो संस्थाएं हैं ये सर्विसेज दे रही है। किस चीज की सर्विसेज है ये? एग्जामिनेशन सर्विसेज। कौन सी सर्विस देती है ये? एग्जामिनेशन की सर्विस देती है। तो एग्जामिनेशन की सर्विस देने के बदले कुछ पैसा चार्ज करती है, आपसे कुछ फीस लेती है। अब फीस इनके पास में आई, फीस में से कुछ तो निकल जाती है इनकी कॉस्ट, कि भाई एक तो पेपर वेपर बनवाया तो जिसको बनाया उसको, जिसने बनाया उसको कुछ पैसे दे दिए, फिर उसको पेपर को प्रिंट करवाया तो प्रिंटिंग की जो कॉस्ट आ गई वो आपने निकाल ली। फिर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आपने अलग अलग जगह एग्जाम के सेंटर बनाए, तो जहां सेंटर बनाए तो उसको किराए पे लिए बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को एक दिन के लिए किराए पे लिया तो उस बिल्डिंग का किराया दे दिया आपने। उस बिल्डिंग के अंदर जितने फिर लोगों को लगाया उनका कुछ पैसा बना, उनका कुछ पैसा दे दिया, और ऐसे करके कुछ कॉस्ट होती है उसको क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। और कॉस्ट निकालने के बाद में जो पैसा बच जाता है वो फिर ये संस्थाएं क्या करती है? वो सरकार को जमा करा देती है कि सब हमारे पास इतना एडिशनल पैसा रह गया, और वो सरकार के पास जमा कराती है। तो सरकार उसको क्या कहेगी? सरकार के पास पैसे तो आए हैं, पर ये पैसे कहां से आए हैं? क्या ये टैक्स के पैसे हैं? नहीं, ये टैक्स के नहीं है। ये क्या है? नॉन टैक्स है। ये किस प्रकार के पैसे हैं? नॉन टैक्स होते हैं। यानी नॉन टैक्स जो रिसीट्स होती है उसमें सरकार के द्वारा या तो कोई वस्तु दी जा रही है या फिर क्या दी जा रही है? कोई सेवा। तो वस्तु और सेवा, सरकार के द्वारा दी जाने वाली वस्तु और सेवा। तो जहां नॉन टैक्स लिखा है उसमें सबसे पहले लिखो सरकार के द्वारा दी जाने वाली वस्तु और सेवा। गुड्स एंड सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट या प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा, नॉन टैक्स जो है ना उसमें लिखना है सरकार के द्वारा दी जाने वाली वस्तु और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट। तो जो वस्तु और सेवाएं देते हैं उसके बदले में क्या चार्ज करते हैं? पैसे चार्ज करते हैं, वो पैसा इनके पास में आता है, नॉन टैक्स रिसीप्ट है वो। फिर सरकार ने कुछ लोगों को ऋण दिया हुआ है,
सरकार ऋण लेती भी है और सरकार ऋण देती भी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कुछ पैसे दिए ऋण में। केंद्र सरकार ने किसको पैसे दे दिए? राज्य सरकार को। किसमें दिए हैं? ऋण में, लोन में पैसे दिए। अब ऋण में पैसे दिए तो राज्य सरकार वापस क्या करेगी? मूलधन भी चुकाएगी और ब्याज भी चुकाएगी। तो ये जो ब्याज का पैसा आया, ब्याज का जो पैसा आता है सरकार के पास में, ये क्या टैक्स पे पैसा आया है? नहीं, ये कैसा पैसा है? नॉन टैक्स है। आया तो है सरकार के पास में, पैसा तो आया है, परंतु कैसा है? ये गैर कर है। तो फिर अगला लिख लो, प्राप्त किया गया। हाँ, अगला नॉन टैक्स में अगला है प्राप्त किया गया ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड। प्राप्त किया गया ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड। प्राप्त किया गया ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड वहां से रहता है। फिर सरकार की खूब सारी क्या है? कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां। सरकार ने खूब सारी कंपनियां खोल रखी है जिनको अपन कहते हैं पीएसयू। जैसे ये आपने बीएचईएल, एमटीएनएल, एनटीपीसी, एचएएल, गेल। तो ये सारी सरकारी की कंपनियां। अब ये सरकारी कंपनियां क्या कुछ काम करती है? काम करती है तो प्रॉफिट अर्न करती है, और प्रॉफिट अर्न करेगी, प्रॉफिट किसको देगी? ये सरकार को देगी। या फिर सरकार की जितनी शेयर होल्डिंग होगी उसके हिसाब से प्रॉफिट का अंश मिल जाएगा। या तो सरकार का 100% सरकार के पास में, अगर 100% सरकार के पास में जितना प्रॉफिट हुआ सारा का सारा सरकार का। या फिर सरकार ने क्या किया कि भाई वो पूरा तो नहीं, कुछ पार्ट उसमें से बेचा हुआ है। अब सरकार के पास मान लो 70% शेयर होल्डिंग है। अब 70% शेयर अगर सरकार के पास है तो सरकार को लाभ का क्या मिलेगा? अंश। तो ये हो जाएगा लाभांश। तो प्रॉफिट और डिविडेंड। तो ये प्रॉफिट और डिविडेंड कहां से आते हैं इसके पास में? सरकारी कंपनियों से। सरकारी कंपनियों ने जो प्रॉफिट कमा के दिया है, तो सरकार के पास जो प्रॉफिट आया, तो क्या ये टैक्स में पैसा आया है? नहीं, ये क्या है? नॉन टैक्स का पैसा है। प्राप्तियों में अपन को वो सारी चीजें देखनी है जिससे कि सरकार के पास पैसा आता है। अब सरकार के पास पैसा कहां कहां से आता है? तो एक तो कहां से आता है? टैक्स से आता है। एक तो सीधा सीधा टैक्स से पैसा आ जाता है, और दूसरा सरकार के पास पैसा कहां से आता है? नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में वस्तु और सेवाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती है, उससे उसको पैसा आता है। सरकार ने अगर कोई ऋण दिया हो तो उसके बदले ब्याज मिलता है। सरकार की जो कंपनियां हैं उस पर सरकार को क्या मिलता है? लाभ और लाभांश। तो प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश, प्रॉफिट और डिविडेंड रिसीव्ड। प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश, प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश, प्रॉफिट और डिविडेंड रिसीव्ड। प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश, प्रॉफिट और डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है। और फिर कुछ है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या अंतरराष्ट्रीय कोई देश है, वो आपको क्या देते हैं कि भारत जैसा देश है तो भारत एक विकासशील देश है, तो कईयों को जो दया आ जाती है, यार ये भारत है, इसको थोड़ा मदद करो भाई इसको, तो वो क्या देते हैं? अनुदान। वो क्या दिया करते हैं? अनुदान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रांट। अनुदान क्या होते हैं? ग्रांट होते हैं। और ग्रांट क्या होते हैं? अनुदान होते हैं। वेरी गुड। अनुदान वो पैसे होते हैं जो वापस नहीं देने होते। भाई एक तो होता है ऋण, जो आपको वापस चुकाना है। अगर लोन में पैसा दिया है तब तो आपको वापस चुकाना पड़ेगा उस पैसे को, और अनुदान में कोई पैसा दिया हुआ है तो वो पैसा वापस नहीं चुकाया जाता। बचपन के अंदर जो रिश्तेदार आकर जो तुम्हें देके जाते हैं वो क्या है? अनुदान। वो वापस चुकाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इसलिए विदेशों से प्राप्त हमको क्या करते हैं? हम क्या प्राप्त करते हैं? अनुदान। तो लिखो अगला, प्राप्त किए गए अनुदान, प्राप्त किए गए अनुदान, ग्रांट्स रिसीव्ड। 50 रुपए ज्यादा नहीं दिए तुम्हें कभी? प्राप्त किए गए अनुदान 50 रुपए तो बहुत होते हैं। ग्रांट्स रिसीव्ड। ठीक है। तो ये चार जो चीजें हैं वो क्या होती है? नॉन टैक्स रिसीट्स होती है। तो देखो पहले अपन ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से? रेवेन्यू और कैपिटल, सॉरी, एक तो राजस्व और दूसरा पूंजी। राजस्व को फिर 2 भागों में बांटा, प्राप्तियां और व्यय। प्राप्तियों में 2 भागों में, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर 2 है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स में 4 है। कौन कौन से? प्राप्त किए गए या दी गई वस्तु और सेवाएं, प्राप्त किया गया ब्याज, प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश, और प्राप्त किया गया अनुदान। अरे क्या है तुम्हारे, क्या दिक्कत है? सेवा दे। क्यों मजाक लगा रहे हो?
याद कर लो, मैं याद करवा रहा हूं, अभी बाद में याद होंगे नहीं है, तुम्हें लग रहे हैं आसान। अभी तुम्हें जो 4 बातें बताई इसलिए लग रही है तुम्हें बहुत आसानी होती, यही था क्या इसमें इतना क्या, ये याद नहीं होगी है? इससे, किससे? सेवा से। फिर फाइन लगाते हैं ना, इसको पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ के इसको जेल में लाते, फिर इसके कोई घर वाले आते हैं साहब इसको छोड़ दो, थोड़ी छोड़ते हैं कि साहब जमानत, इसमें जमानत कराओ, जमानत के पैसे देने पड़ेंगे ना सरकार को, कभी जाके आना पता लगेगा कैसे छोड़ते हैं वो, ऐसे नहीं छोड़ देते हैं। इसके लिए आपको थाने में ले जाएंगे, उसके बाद में जो आपके घर वाले आएंगे, वकील को लेके आएंगे, वो जमानत के पैसे जमा कराएंगे और उसके बाद में आपको जो है वो छोड़ दिया जाएगा, या फिर आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया जाएगा, भाई आपने गलती की है तो इतना फाइन आपके ऊपर लगेगा, इतना तो जो है वो आपका जुर्माना है, और इतनी आपको सजा है कि आपको 1 महीने की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है। तो अब 1,000 रुपए का जुर्माना चुकाओ और 3 महीने जो है किसमें गुजारो, जेल में। तो ये तो होती है क्या, प्राप्तियां। प्राप्तियों के बाद में आते हैं व्यय। राजस्व के क्या है, व्यय। राजस्व के व्यय कौन कौन से होते हैं? तो देखो, राजस्व के व्यय के अंदर सबसे पहला व्यय जो होता है वो तो आता है ब्याज का, कि ब्याज जो है वो जैसे एक तो लेती है, मतलब जैसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसे दिए, अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसे दिए थे, केंद्र ने ऋण दिया है किसको, राज्य को, तो राज्य वापस क्या देगा, ब्याज। ये तो हुआ केंद्र के पास में जो ब्याज आया। कुछ ब्याज क्या करता है केंद्र सरकार खुद भी क्या लेता है, ऋण लेता है, जैसे अपने पहले पढ़ा कि वो जो है बॉन्ड जारी करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करते हैं, ट्रेजरी बिल जारी करते हैं, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल जो जारी करोगे उस पर क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो केंद्र सरकार को ब्याज देना भी पड़ेगा, और ये जो चुकाया गया ब्याज है यानी खर्चा हुआ है, और खर्चा हुआ है तो इस खर्चे को लिखा कहां पर जाता है, इस खर्चे को लिखा जाता है रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में। कहां लिखा जाता है, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में, राजस्व के खर्चों में जो है इसको लिखा जाता है। ये राजस्व का पहला खर्चा क्या हो गया, चुकाया गया ब्याज, तो लिखो चुकाया गया ब्याज। इंटरेस्ट पेड, रेवेन्यू के खर्चे में लिखना है, राजस्व के व्यय में कहां लिखोगे, ये यहां पर राजस्व का व्यय, तो उसमें लिखो पहले चुकाया गया ब्याज, इंटरेस्ट पेड, चुकाया गया ब्याज, इंटरेस्ट पेड। कंटिजेंसी कंसोलिडेटेड फंड, ये तो पॉलिटी में पढ़े होंगे, तो अब ये फिर वापस क्यों पूछ रहे हो, तो चुकाया गया ब्याज। और कहां से खर्चे होते हैं सरकार के, इसके अलावा सरकार क्या देती है, बहुत सारी सब्सिडी देती है। सरकार क्या देती है, सब्सिडी। अपन ने जैसे पहले देखा था कि मार्केट प्राइस होती है एक, तो मार्केट प्राइस बराबर क्या होती है, मार्केट प्राइस बराबर क्या पड़ा था, मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी सरकार क्या दे दे, सब्सिडी। सब्सिडी दे दे ताकि आपके जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कुछ लोगों के लिए अगर वहनीय नहीं हो रहा, उनसे वहन नहीं हो रहा, अफोर्डेबल नहीं है चीजें, तो उसको उनके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार कुछ अपनी तरफ से कुछ पैसे दे सकती है, और उस पैसों को क्या कहा जाता है, सब्सिडी कहा जाता है। कि जैसे मान लो आप जो है वो जैसे कौन सी सब्सिडी का एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर की सब्सिडी होती है, गेहूं वगैरह ये दिया जाता है, राशन होता है ना, गैस सिलेंडर की सब्सिडी आती है, आजकल तो नहीं आती है। तो अब मान लो गैस सिलेंडर की भी सब्सिडी है। अब गैस सिलेंडर की सब्सिडी मतलब गैस सिलेंडर पड़ तो रहा है 900 रुपए का, और सरकार ने कहा हम आपको 300 रुपए की सब्सिडी दे देंगे, तो 300 रुपए आपके कहां जाएंगे, आपके खाते में आ जाएंगे, अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो अब ये 300 रुपए आपके अकाउंट में आए तो सरकार की तरफ से तो पैसे गए, और सरकार की तरफ से पैसे गए, इसका सरकार का क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। पर अब ये पूछा जाए कि ये सरकार का कौन सा खर्च है, तो ये कौन सा खर्चा है सरकार का, राजस्व का खर्चा है। कौन सा खर्चा है ये सरकार का, राजस्व का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो सब्सिडी के अंदर दी गई सब्सिडी है, वो सब्सिडी के अंदर जो भी खर्चा सरकार से होता है वो राजस्व का खर्चा है। जैसे वो एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उस किसान सम्मान में क्या होता है, 6,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं, साल के 6,000 रुपए प्रत्येक किसान परिवार के अकाउंट में जो है वो होते हैं। 2-2 हजार की 3 किस्तें होती है। अब ये 2-2 हजार की 3 किस्तें मतलब सरकार की तरफ से साल के कितने खर्चा हो गया एक किसान पर, 6,000 रुपए। अब 6,000 रुपए तो सरकार के पैसे गए। अब ये पूछा जाए कि अगर ये जो पीएम किसान निधि के तहत दी जाने वाली जो सब्सिडी है, ये सरकार का कौन सा खर्च है, कौन सा खर्च है, ये राजस्व का खर्च है। किस प्रकार का खर्च है, ये राजस्व खर्च है, पूंजीगत खर्च नहीं है। तो लिखो दूसरा नाम, दी गई सब्सिडी, सब्सिडी गिवन, दी गई सब्सिडी, सब्सिडी गिवन।
और इसके अलावा सरकार के संचालन का खर्च क्या होता है? गवर्नमेंट जो ऑपरेट कर रही है तो गवर्नमेंट के ऑपरेशन का भी क्या होता है? खर्चा होता है कि भाई सरकार का सरकारी ऑफिस चल रहा है, अब सरकारी ऑफिस चलेगा तो सरकारी ऑफिस में बिजली भी चलेगी, तो बिजली चलेगी तो उस बिजली का बिल आएगा, वो आपको चुकाना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट ऑफिस को चुकाना पड़ेगा। आपका अगर आपका गवर्नमेंट ऑफिस है, उस गवर्नमेंट ऑफिस में आपने कागज इस्तेमाल किए तो प्रिंटर से आपने प्रिंट निकाल दिया तो कागज इस्तेमाल हो गए, और कागज इस्तेमाल हो गए तो उस कागज की क्या लगेगी? कॉस्ट। वो कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको ऑफिस के अंदर एसी लगाना है, कूलर लगाना है, तो उस कूलर एसी की क्या लगेगी? कॉस्ट। तो ये सब चीजें जो ये सरकार के संचालन का खर्चा, सरकार का जो ऑपरेशन हो रहे हैं उन सरकार के संचालन खर्चा होता है। तो ये सरकार की तरफ से खर्चा हुआ, और खर्चा हुआ मतलब सरकार का कौन सा खर्चा है? ये राजस्व का खर्च। तो इसमें लिखो फिर सरकार के संचालन का खर्च, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस, सरकार के संचालन का खर्च, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस। फिर सरकार के द्वारा सैलरी दी जाती है, एम्प्लॉयज होती है, एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, इसके अलावा पेंशन देते हैं। जो सरकार जो है सैलरी भी देती है और क्या देती है? पेंशन। तो जो भी सैलरी दी जा रही है, जो भी पेंशन दी जा रही है, वो सरकार का क्या है? खर्चा है। जो भी सैलरी और पेंशन है वो सरकार का खर्चा है, और सरकार खर्चा है तो ये सरकार खर्च कहां लिखा जाएगा? राजस्व के खर्च। तो लिखो वेतन एवं पेंशन, सैलरी एंड पेंशंस, सैलरी एंड पेंशंस, वेतन एवं पेंशन। और है हाँ, अलाउंसेस भत्ते होते सब सैलरी पेंशन में मान लो, तो सब भत्ते होते सब इसी के अंदर। और इसके अलावा सरकार जो है सरकार क्या करती है? जैसे ग्रांट रिसीव करती है ना, जैसे हमने किसी देश से ग्रांट ली, अमेरिका को भारत पर दया आई कि यार भारत को कुछ पैसे दे दिए जाएं, तो उन्होंने अपन को क्या दे दिया? ग्रांट दे। तो अपन को भी दया आती है श्रीलंका को के ऊपर, नेपाल पर, आसपास का भूटान पर, तो हम इनको क्या दे देते हैं? ग्रांट, अनुदान हम देते भी हैं। तो अनुदान जब देते हैं तो हमारे यहां से तो पैसे क्या हो गए? चले गए। अब ये अनुदान जो हम दूसरे देशों को भी देते हैं, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी दे सकती है। केंद्र सरकार किसको अनुदान दे सकती है? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को एक तो पैसा दे सकती है ऋण में, और दूसरा किसमें दे सकती है? अनुदान में, ग्रांट। ग्रांट का मतलब उसको वापस चुकाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए इसके नीचे लिखो अगला, दिया गया अनुदान, दिया गया अनुदान, ग्रांट्स पेड या ग्रांट्स गिवन, ग्रांट्स गिवन। इधर तो था ग्रांट रिसीव और इधर है ग्रांट गिवन, जो है वो दिया गया अनुदान। और इसके अलावा आता है रक्षा खर्च। कौन सा खर्च? रक्षा। अब देखो रक्षा के जो खर्च होते हैं उसमें कुछ खर्चे होते हैं जो कि कंजप्शन के होते हैं। जैसे कि आपने मान लो 26 जनवरी का फंक्शन मनाया, 15 अगस्त का फंक्शन मनाया, 26 जनवरी, तो 15 अगस्त 26 जनवरी का जब फंक्शन मनाओगे तो क्या होगा? उससे खर्चा होगा ना। आप टैंक ले आए, उस टैंक को दौड़ा रहे हो वहां पर राजपथ पर, तो इसका डीजल कौन भराएगा? इसमें तो गवर्नमेंट भराएगी ना। तो गवर्नमेंट भराएगी तो खर्चा होगा। ये खर्चा कैसा खर्चा है? ये है राजस्व का खर्चा। आपने अगर कोई वॉर एक्सरसाइज कर ली, जैसे राजस्थान के अंदर ये जो पोखरण के अंदर या महाजन रेंज यहाँ पर बीकानेर के आसपास में, तो ये जो रेंजेस हैं, इन रेंजेस के अंदर क्या होते रहते हैं? एक्सरसाइज होती रहती है, वॉर एक्सरसाइज होती है। वॉर एक्सरसाइज में क्या करते हैं? सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये इधर मिसाइलें छोड़ते हैं। यूं छोड़ रहे हैं मिसाइलें, क्यों कर रहे हैं? कि भाई यूं एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं मिसाइलें लगती है कि नहीं लगती। मतलब डाउट है तुम्हें अभी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इसलिए ये अब मिसाइल आपने जो है वो एक्सरसाइज की, आपने जो है वो सैनिकों को दी, ये गोलियां लो और इसको भून दो। किसको भून दो? तो ऐसे अपने टारगेट बना रखे हैं उनको, जो है गोलियां चला दो। तो गोली का तो खर्चा हो गया, ये मिसाइल जो आपने लगी उसका खर्चा हो गया। तो ये मिसाइल तो डिस्ट्रॉय हो गई, और डिस्ट्रॉय हो तो वो खर्चा हुआ, तो खर्चा कौन पे करेगा? ये सरकार करेगी। सरकार खर्चा तो पे करेगी, सरकार खर्चा करेगी तो सरकार बताएगी संसद में, लोकसभा को बताएगी कि साहब हमने कितनी मिसाइलें जो है वो यूं दाग दी। तो ये जो है वो जो भी डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, ये डिफेंस का एक्सपेंडिचर किसमें लिखा जाएगा? व्यय में। जिसमें लिखो रक्षा खर्च, डिफेंस एक्सपेंडिचर, रक्षा खर्च, डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो ये है क्या? रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? चुकाया गया ब्याज, फिर आता है सब्सिडी, सब्सिडी के बाद में
सरकार के संचालन का खर्च, फिर वेतन भत्ते, फिर रक्षा का खर्च और दिए गई अनुदान ग्रांट। ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं? सरकार के राजस्व के खर्चे। इन सारे खर्चों को क्या नाम दिया जाता है? राजस्व, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर। फिर आता है पूंजी। सरकार अगर कोई बिल्डिंग बना दे तो सरकार बिल्डिंग बनाएगी तो सरकार का ऑपरेशन का खर्चा है। देखो बिल्डिंग किस लिए बनाई जा रही है वो भी एक बात होती है कि वो क्या कोई नई फैक्ट्री बना रही है इसलिए बना रही है, या फिर सरकार ने एक ऑफिस में एक एडिशनल ऑफिस बना दिया, तो उसको आधार पर देखा जाएगा। वो अभी अपन आएंगे कि कौन से दूसरे खर्चे और कौन से खर्चे और प्राप्तियां दूसरी कौन सी होती है? पूंजीगत। तो अपन ने रेवेन्यू साइड तो कर लिया। रेवेन्यू साइड के बाद में दूसरा क्या है? कैपिटल। कैपिटल में जैसे इस बार जो है वो मेंस में कुछ है, इंपोर्ट करने के अंदर खर्चा आ रहा है तो वो आएगा व्यय में, इसके राजस्व के व्यय के अंदर ही आ जाएगा। किसी चीज को आप इंपोर्ट कर रहे हो, देखो कंजप्शन के जो खर्चे होते हैं मैं भी बताऊंगा कौन से खर्चे इसमें आते हैं, कौन से खर्चे इसमें आते हैं। भाई ये अपन ने इधर लिखा है तो किस आधार पर लिखा है कि इधर ही क्यों लिखा, इसको इधर क्यों नहीं लिखा, तो इसका एक लॉजिक आएगा, वो भी आगे आएगा। तो उस थोड़ी देर जो रुक जाओ। तो ये कैपिटल, कैपिटल की साइड कितनी है? एक तो लिखो रिसीट्स और दूसरा लिखो एक्सपेंडिचर। लिख लिया ये? एक तो होते हैं इसकी प्राप्तियां और दूसरे होते हैं इसके व्यय। अब देखो कैपिटल के व्यय कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीजें आती है जो कि पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है अगर सरकार के द्वारा कोई ऋण दिया गया है। क्या दिया गया है? कोई ऋण दिया है, तो देखो इसमें दिया गया ऋण, हाँ एक्सपेंडिचर में कैपिटल, कैपिटल में एक्सपेंडिचर, व्यय, व्यय में लिखो दिया गया ऋण, दिया गया ऋण, लोन्स गिवन, दिया गया ऋण। तो एक तो आपने नया ऋण दे दिया, नया ऋण दे दिया मतलब मान लो केंद्र सरकार ने किसको दिया है? राज्य सरकार को। अब नया ऋण दिया यानी केंद्र सरकार के खाते में से तो पैसे चले गए, चले गए तो ये पैसे गए, इसको कहां पर लिखा जाएगा? इधर पूंजी। और दूसरा कि अगर आपने केंद्र सरकार ने किसी से ऋण ले रखा था और उस ऋण को क्या कर दिया? चुका दिया। एक तरफ तो आप तो जो है वो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार नया ऋण दे भी सकती है और इसने खुद ने पहले जो ऋण लिया हुआ था उस ऋण को क्या कर दिया? चुका दिया। उसका ब्याज नहीं, उसका मूलधन चुकाया है। एक तो चुकाया गया ब्याज, अगर ब्याज चुकाया जाता है तब तो वो खर्चा होता है राजस्व का, पर अगर मूलधन भी चुका दिया तो मूलधन चुकाया तो उसको किस में लिखेंगे? उसको लिखेंगे पूंजीगत। जैसे मैंने कहा था ना, जैसे मान लो एक ट्रेजरी बिल है 100 रुपए का और इस पर लिखा हुआ है कि 100 रुपए एक साल बाद में आना, हम आपको कितने देंगे? 110 रुपए देंगे। तो इसका मतलब 100 रुपए तो है मूलधन और 10 रुपए क्या है? ब्याज है। तो ये जो ब्याज वाला खर्चा होगा ये तो लिखा जाएगा किसके अंदर? राजस्व के अंदर। और ये मूलधन वाला जो खर्चा है वो कहां पर लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा पूंजी के अंदर। तो अगला लिखो, तो एक तो दिया गया ऋण, फिर अगला लिखो चुकाया गया ऋण, चुकाया गया ऋण, लोन्स रीपेड, लोन्स रीपेड, चुकाया गया ऋण, लोन्स रीपेड। तो एक तो है क्या हो गया? ये सब पैसा संचित निधि में से जा रहा है। पैसा आएगा तो संचित निधि में, जाएगा तो भी संचित निधि से। सरकार का एक बड़ा खाता है जिसका नाम है संचित निधि। ये जो भी पैसा आता है, कि मैंने कहा रेवेन्यू की रिसीट्स है, तो रेवेन्यू की रिसीट के अंदर क्या? टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। या तो कर में पैसा आएगा या और गैर कर में पैसा आएगा। तो ये कर और गैर कर में पैसा आएगा तो सरकार रखेगी कहां पर इस पैसे को? किसमें रखेगी? संचित निधि के अंदर। फिर कहा कि सरकार का व्यय होता है। सरकार का व्यय किस लिए होता है? राजस्व का खर्चे में क्या क्या देखा? तो सरकार ने इंटरेस्ट को पेमेंट किया। अब इंटरेस्ट का पेमेंट कहां से करेगी? संचित निधि से। सब्सिडी चुकाएगी कहां से? चुकाएगी संचित निधि से। सरकार अगर कोई सैलरी देगी तो संचित निधि से। सरकार अगर जो है वो ग्रांट देगी तो संचित निधि से। सारा पैसा कहां से खर्चा होगा? संचित। पैसा आएगा भी संचित निधि में, जाएगा भी संचित निधि से। इसी तरीके से पूंजीगत खर्च भी हो जाए। पूंजीगत खर्चों में सबसे पहला अपन ने क्या? नया ऋण दे दिया, सरकार को लगा कि इसको ऋण दे देता हूं, तो ऋण देने के लिए कहां से पैसा कहां से आएगा? संचित निधि से। मैंने पहले ऋण लिया हुआ था, सरकार ने ऋण लिया हुआ था, सरकार को वापस चुकाना कहां से चुकाओगे? संचित निधि में से चुकाओगे। तो ये सब चुकाने का काम कहां से होता है? संचित निधि से। फिर अब एक और सरकार क्या कर सकती है? सरकार के द्वारा कुछ नई परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सकता है। क्या कर सकती है? कुछ नई परिसंपत्तियां, एसेट्स बना सकती है। जैसे मान लो सरकार ने कोई नई कंपनी स्थापित कर दी। क्या की है?
कोई नई कंपनी जो है वो स्थापित कर दी। अब सरकार जैसे अभी कोचिंग नहीं खोल रही तो सरकार की एक कोचिंग खुल जाए, सरकारी कोचिंग हो जाए। अब अगर गवर्नमेंट कोचिंग हो जाए तो उसको बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगेगा वो सरकार की एक नई परिसंपत्ति हो गई। पहले से खूब सारी कंपनियां चल रही है, उसके अलावा सरकार ने एक नया पीएसयू जो है और स्थापित कर दिया। तो जैसे नया पीएसयू स्थापित करोगे तो वो सरकार का क्या है, एक खर्चा। और ये खर्चा कैसा खर्चा है, पूंजीगत खर्च है। इस खर्चे को कहां पर लिखा जाता है, पूंजीगत खर्च। तो लिखो सरकार के द्वारा बनाई गई नई परिसंपत्ति, किससे, सारी सैलरी इससे आएगी। और कहां से आएगी, इसके अलावा और दूसरा कहां है सरकार के पास में पैसा, कंटीजेंसी फंड का यूज करते नहीं है। पब्लिक अकाउंट जो सरकार उसका सिर्फ संरक्षक है। देखो कंटीजेंसी फंड एक तो होता है आकस्मिक निधि, एक होता है संचित निधि, और एक होता है लोक लेखा। संचित निधि ही सरकार की मुख्य निधि है। सरकार के जितने खर्चे हैं, जितना पैसा है, सब कहां आना जाना सब संचित निधि से होता है। कंटीजेंसी फंड को तो कंटीजेंसी के लिए कोई आपातकाल के लिए बनाया हुआ है, उसको तो जो है छेड़ते भी नहीं है। 500 करोड़ तो बोलने के लिए है, पर उसको जो है छेड़ते भी नहीं है। उसको संचित वो जो आकस्मिक निधि होती है उसको छेड़ने की जरूरत होती ही नहीं है। सारा खर्चा कहां से होगा, इधर ही इससे हो जाएगा। और जो पब्लिक अकाउंट होता है लोक लेखा, लोक लेखा में जो पैसा होता है वो तो सरकार का खुद का है ही नहीं। उसमें तो सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या, गार्जियन है पैसे की। भाई मेरे पास में पैसे हैं और मैं किसको दे दूं, मेरे पास पैसे है, मैं सोचूंगा मेरे पास में पैसे पड़े पड़े क्या पता खराब हो जाएंगे या मैं खर्चा कर दूंगा ज्यादा, तो मैं किस पैसे को किसको दे दूं, पिताजी को दे दूं या किसी दूसरे आदमी को दे दिए कि साहब आप ये मेरे पैसे जो है वो रखो, और मेरे को कुछ समय बाद में क्या कर देना, वापस देना। मुझसे तो खर्चे हो जाते हैं, आप रख लो, आपके पास में सुरक्षित रहेगा। तो वो जो सुरक्षित रख रहे हैं, तो सुरक्षित रखेंगे तो खुद के अकाउंट में थोड़ा डाल देंगे उसको। उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को कहते हैं लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है वो सरकार का नहीं होता, सरकार सिर्फ उसकी क्या है, गार्जियन है। गार्जियन है, कुछ समय बाद में वो पैसा जिसका है उसको वापस देना है, वापस देना है। कुछ समय के लिए आपके पास में रखा हुआ है, आप उसका खर्चा, आप अपने खर्चे उससे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सरकार के जो भी खर्चे होंगे वो सारे किससे होंगे, संचित निधि से ही खर्चे होंगे। इसके अलावा और कोई दूसरे खर्चे का और कोई दूसरा सोर्स जो है सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सारे पैसे आते भी संचित निधि में ही है, ठीक है। तो फिर अगला लिखो, इसमें तीसरा, सरकार के द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियां, एसेट्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियां, एसेट्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। जैसे सरकार के द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियां, जैसे जैसे नई कंपनी या नई पीएसयू, न्यू पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, न्यू पीएसयू। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। और डिफेंस का इंफ्रा, रक्षा आधारभूत ढांचा, रक्षा आधारभूत ढांचा, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहां कहां से आते हैं, एक तो क्या होता है, सरकार के द्वारा या तो नए ऋण दिए गए, सरकार ने या तो नए ऋण दिए या फिर खुद के ऊपर जो ऋण चढ़े हुए थे उसको चुका दिया, तो दिए गए ऋण या चुकाए गए ऋण। या फिर सरकार के द्वारा क्या किया गया है, कुछ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, एसेट्स क्रिएट की गई, एसेट्स क्रिएट की गई है। जैसे कोई नई कंपनी स्थापित कर दी सरकार के द्वारा, या सरकार ने जो है वो कोई हाईवे बना दिया, हाईवे बना दिया मतलब ये क्या है, एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अपन कल चर्चा कर रहे थे रेलवे की, सरकार मान लो रेलवे के अंदर जो है वो और एक्सपांशन कर दे, रेलवे के जैसे अभी 65,000 किलोमीटर है, उसको और बढ़ा दे, और बढ़ा दे तो क्या होगा, बांसवाड़ा में भी रेलवे बिछा दे तो क्या होगा, सरकार का खर्चा होगा। पर ये सरकार का कौन सा खर्च है, कैसा खर्च है, ये पूंजीगत खर्च है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार ने जो है वो पोर्ट बना दिया, कोई बंदरगाह बना दिया, तो जैसे नया बंदरगाह बनाओगे तो ये पूंजीगत खर्च है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर रेलवे स्टेशन के ऊपर वाईफाई मिलेगा आपको, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हर गांव के अंदर जो आपको ब्रॉडबैंड सुविधाएं दे रही है सरकार, तो ये जो फाइबर बिछा रही है, ये जो भी खर्चा हो रहा है, ये खर्चा क्या है, पूंजीगत खर्च है। सरकार ने कोई नया एयरपोर्ट बनाया, सरकार का खर्चा कैसा है, पूंजीगत खर्चा है। जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जिससे एसेट्स का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एसेट्स का निर्माण होता है, परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं,
कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिससे एसेट्स का, और एसेट्स क्या होती है, परिसंपत्तियां क्या होती है, जिससे कि इनकम होती हो, या तो इनकम होती हो या इनकम में वो सहायता करती हो। तो इनकम होती है, अगर सरकार ने कोई कंपनी स्थापित की है, तो सरकार ने कंपनी स्थापित की तो कल को कंपनी कमाएगी, कमाएगी तो लाभ के अंदर पैसा आएगा, और लाभ में पैसा आएगा तो इसका मतलब सरकार की इनकम होगी, तो वो एक परिसंपत्ति है। सरकार ने हाईवे बनाया, हाईवे बना दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट जो अपनी इंफ्रा, अपनी जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से काम करेगी, तो सरकार को टैक्स वैक्स में पैसा बढ़ेगा, और टैक्स में पैसा बढ़ेगा तो ये क्या हो गया, सरकार की परिसंपत्ति है। टोल तो चार्ज करती है ये इसको बनाने वाली कंपनी, इसको कौन, इसको बनाते हैं, वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। सरकार जब खर्चा करती है ना, देखो अब हाईवे बनाने, सरकार को बनाने, सरकार के पास इतने पैसे हैं नहीं, भारत है लंबा चौड़ा, इतने लंबे चौड़े भारत के अंदर ये हाईवे बनाने और ये सब काम करने, तो सरकार से अगर कहा गया कि सरकार आप बनाओ, तो सरकार ने बना दिया सब जगह सिंगल लेन के, पर सिंगल लेन का जो हाईवे है वो तो काम का ही नहीं है, तो फिर कहा कि साहब ने सिंगल लेन नहीं, इसको जो है वो आप तो 6 लेन का करो, 6 लेन होना चाहिए। तो अब 6 लेन का पैसा कहां से लाएं, सरकार ने कहा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो किसको लेकर आए, प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को, कि आप आओ और आप क्या करो, हमारी जमीन है, जमीन तो हमारी है, आप इसके ऊपर जो है वो हाईवे बना दो। फिर वो प्राइवेट सेक्टर वाला क्या करेगा, उसके ऊपर हाईवे का निर्माण करेगा। अब हाईवे निर्माण करेगा तो कॉस्ट किसने लगाई, प्राइवेट सेक्टर वाले। तो वो जो प्राइवेट सेक्टर वाला होगा वो कहेगा मैंने जो कॉस्ट लगाई है तो वो मैं वापस रिकवर करूंगा, विद प्रॉफिट करूंगा। मैंने अगर पैसा लगाया तो प्रॉफिट के लिए लगाया, तो विद प्रॉफिट वो वापस रिकवर करता है। तो वो कैसे रिकवर करेगा, तो उसको अनुमति दी कि आप क्या लगाओ, टोल चार्ज कर लो, आप टोल चार्ज करो, आप यहां से कोई भी पास होगा तो वो आपको कुछ पैसे देके जाएगा, इससे आपकी कॉस्ट भी निकल जाएगी और आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो फिर इसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 15 साल तक टोल लगेगा इसमें, तो 15 साल तक उसमें टोल लगता रहेगा। फिर जब हो जाएगा कि भाई उस प्राइवेट सेक्टर वाला काम पूरा हो गया, उसने जितना पैसा निकालना था वो निकाल लिया, अब फिर उसकी मेंटेनेंस रखनी है, तो मेंटेनेंस रखने के लिए फिर एक कोई प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया। अब प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया, अब वो कह रहा है कि साहब अब नया तो नहीं बनाना, अब तो सिर्फ मेंटेन करना है, कि साहब इसमें कहीं कोई खड्डा हो जाए तो उसको कर दिया जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हटा दिया जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आपके पास में गाड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर वो टोल क्या कर देगा, कम, कि भाई मेरा अब खर्चा कम हो रहा है, तो वो टोल को कम कर दिया जाए। तो ये जो टोल होता है ये इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब सरकार और निजी क्षेत्र, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ने सहयोग से काम किया, तो वो एक अलग मॉडल है। यहां पर सिर्फ खर्चे किसके सारे, हम ऐसे खर्चे देख रहे हैं जो प्योरली सिर्फ सरकार के। इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी सरकार के द्वारा कई बार ऐसा मॉडल भी होता है कि जिसमें कुछ खर्चा सरकार कर देती है, कुछ खर्चा पहले से कौन कर दे, सरकार, या फिर ऐसा मान लिया जाए कि 40% सरकार खर्च करेगी, 60% जो है प्राइवेट सेक्टर करेगा, तो दोनों मिलकर खर्चा कर देंगे। तो जो 40% सरकार के द्वारा खर्चा हुआ उस खर्चे को सरकार दिखाएगी, संसद में बताएगी, लोकसभा को बताएगी कि हमने कितना खर्चा किया है, और वो खर्चा वो किस रूप में दिखाएगी, कैपिटल के एक्सपेंडिचर में, पूंजीगत खर्च के अंदर उसको दिखाया जाएगा। फिर है? अरे वो एक अलग एग्रीमेंट है, तुम टोल पे मत जाओ, अभी अपन जहां बात कर रहे हैं, टोल एक्सपर्ट मत बनो। फिर लिखो कैपिटल रिसीट्स है, क्या होता है इस साल, हाँ पेपर में आया था ना, इस साल वाला जो भी मेंस था, मेंस के अंदर आया था, राजस्व की प्राप्तियों के बारे में आया था कि राजस्व की प्राप्तियां कौन कौन सी होती है। तो ये जितनी भी राजस्व की प्राप्तियां ये लिखनी थी सिर्फ, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया राजस्व की प्राप्तियां कौन सी है। इसके अलावा प्री में भी कई बार पूछा हुआ है कि भाई कौन सी राजस्व की प्राप्ति है, कौन सी नहीं है, अभी मत दिखाऊंगा क्वेश्चन। अगले लिखो पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स, हाँ मूर्तियां बनाती है वो भी कैपिटल का खर्चा है, मूर्तियों से भी सरकार को इनकम होती है, टूरिज्म बढ़ता है, तो टूरिज्म बढ़ता है तो वो भी। अगला लिखो पूंजीगत खर्च, पूंजीगत खर्च कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक तो कौन से हैं, डेट, और दूसरा नॉन डेट। उसको 2 भागों में बांटो, एक तो ऋण और दूसरा गैर। पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये, पूंजीगत प्राप्तियां, प्राप्तियों को 2 भागों में बांटो, ऋण, भाई खर्चे हो गए पूरे कैपिटल वाले, अब कैपिटल खर्चों के बाद में आ जाओ प्राप्तियों पर। यार तुम लोगों को कहां रहते हो रे, तुम क्या खा के आते हो सुबह पहले, तो बादाम वादाम खाया करो थोड़ा। रिसीट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में अपन ने लिख दिया गया ऋण, चुकाया गया ऋण, और इसके अलावा कोई अगर आपने एसेट क्रिएट की गई है, एसेट क्रिएट की है, जैसे सरकार की कोई कंपनी है या कोई इंफ्रा है
या फिर डिफेंस का इंफ्रा है। फिर अपन बात कर रहे हैं रिसीट की, प्राप्तियों की। प्राप्तियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो ऋण और दूसरी होती है गैर ऋण। एक तो कौन सी होती है? ऋण प्राप्तियां और दूसरी गैर ऋण, डेट और नॉन डेट। एक तो डेट रिसीट्स है और दूसरी नॉन डेट, कि पैसा आता है सरकार के पास में। एक तो पैसा कहां से आएगा? ऋण में पैसा आया, सरकार ने किसी से ऋण लिया तो सरकार के पास पैसा आया, संचित निधि में पैसा आएगा, और ये संचित निधि में पैसा आया हुआ है तो इस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल की रिसीट है। ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल की रिसीट है, पूंजीगत प्राप्तियां। और दूसरा, इसके अलावा भी सरकार के पास पैसा आ सकता है, कि हमने ऋण नहीं लिया, बिना ऋण लिए भी सरकार के पास कुछ पैसा आता है। जैसे सरकार अपनी परिसंपत्ति को बेच दे, सरकार क्या करे? यहां पर तो परिसंपत्ति बना रही है, और यहां पर क्या करे? अगर बेच दे। अभी कुछ समय पहले सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, टाटा एयरलाइंस को बेच दिया। अब ये एयर इंडिया को जो बेचा गया, बेचने के बाद में जो पैसा सरकार के पास आया, उसको क्या कहते हैं? इसको कहां लिखेगी सरकार? कहां बताएगी कि सब ये हमारे पास इतना पैसा है, किस बात का आया ये तुम्हारे पास पैसा? तो ये कहेंगे कि ये कैसी प्राप्तियां हैं? गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। किस प्रकार की प्राप्तियां हैं ये? गैर ऋण प्राप्ति। और ये किसी भी सरकारी परिसंपत्ति को बेचना, ये कहलाता है विनिवेश। क्या कहते हैं इसको? विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। लिखो तो गैर ऋण के अंदर तो नॉन डेट लिखा था ना, वहां पे लिखो एक तरह विनिवेश डिस इन्वेस्टमेंट। जो गैर ऋण लिखा है, गैर ऋण में लिखो विनिवेश डिस इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, वी निवेश। एक तो था निवेश और उसका उल्टा विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट से, और दूसरा आता है वसूला गया ऋण। अगला लिखो, एक और इस तरफ लिखो, वसूला गया ऋण। लोन्स रिकवर्ड, हाँ लोन्स। भाई मैंने ये कहा कि भाई ये देखो कैपिटल है, कैपिटल के दो भाग हो गए, एक तो रिसीट्स प्राप्तियां और दूसरा एक्सपेंडिचर। जो प्राप्तियां हैं उसको दो भागों में बांटना है, एक तो डेट और दूसरा नॉन डेट। एक तो ऋण और दूसरा गैर ऋण। ये गैर ऋण को फिर वापस दो भागों में बांटना है, एक तो कौन सा जाएगा? विनिवेश, और दूसरा यहां पर क्या लिखेंगे? वसूला गया ऋण। वसूला गया ऋण। ये छोटा पड़ गया ना, तो पड़ेगा ही, तो छोटा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि बड़ा चार्ट बनेगा। बस हो गया, खत्म हो गया अभी, अब नहीं बस लास्ट है। तो अब ये एक तो आप ऋण में प्राप्त कर सकते हो, और दूसरा कहां से कर सकते हो? गैर ऋण प्राप्त कर सकते हो। तो ये गैर ऋण में जो आती है तो या तो विनिवेश से आती है या फिर वसूले गए ऋण से आती है। अब देखो, अब सुनो बातें, किस खर्चे को कहां लिखा गया और वो वहीं क्यों लिखा गया, इसका क्या कारण है? सबसे पहले अपन देखते हैं कैपिटल के एक्सपेंडिचर। कैपिटल के एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? किस खर्चे को कैपिटल का खर्चा कहा जाता है? तो वो खर्चे जिससे या तो एसेट्स बढ़ती हो या लायबिलिटी कम होती हो। दो चीजें होती है, एक तो एसेट्स परिसंपत्तियां, एसेट्स तो वो है जिससे कि क्या हो आपको इनकम होती है। लायबिलिटी देनदारी वो होती है जो हमको चुकानी है, जो हमारे ऊपर बोझ है और उसको हमको क्या करना है? चुकाना है। तो एक तो एसेट और दूसरी है लायबिलिटी। वो खर्च जिससे आपकी एसेट्स तो बढ़ती है और लायबिलिटी, या तो एसेट बढ़ रही है या फिर क्या हो लायबिलिटी कम हो, उससे खर्चे को क्या कहा जाता है? पूंजीगत खर्च कहते हैं। अब देखो वैसे पूंजीगत खर्च को वापस देखो, सबसे पहला क्या लिखा हुआ? पूंजीगत खर्च, दिया गया ऋण। अब अगर आपने नया ऋण दिया है तो क्या हुआ है? इससे आपकी एसेट बढ़ी है या कम हुई है? एसेट बढ़ी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऋण नया दिया है तो इस ऋण से आपको क्या होगा? भविष्य में ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एसेट क्या हो गई? बढ़ गई। दूसरा क्या है? चुकाया गया ऋण। पहले आप पर बोझ था, उस ऋण को हमने चुका दिया, ऋण को चुका दिया तो लायबिलिटी कम होगी, तो लायबिलिटी क्या हो जाती है? कम होती है। और सरकार के द्वारा कोई नई परिसंपत्ति का निर्माण किया, जैसे नई परिसंपत्ति निर्माण करोगे तो एसेट्स क्या होगी? बढ़ेगी। तो पूंजीगत व्यय वो व्यय होते हैं जिससे कि आपकी क्या होती है? या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या फिर देनदारियां कम होती है, या तो एसेट्स बढ़ती है और लायबिलिटीज कम हो जाती है। लिखो, देखा पेज चेंज करो और उसके आगे लिखो। हाँ, आधारभूत ढांचा जब क्रिएट होता है तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है तो सरकार की कर में आय बढ़ जाएगी।
पेज चेंज करो, चार्ट पूरा हो गया। हाँ, हाँ, क्या ऋण, ऋण के अंदर क्या आता है भाई? ऋण जो है उसको आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। ऋण आप एक तो आंतरिक कर सकते हो, बाहरी कर सकते हो। ऋण का एक डिवीजन तो ऐसा हो सकता है कि एक तो ऋण क्या लिया जाए भारत के अंदर से, या फिर ऋण लिया जाए भारत के बाहर से। अंदर से लेंगे तो प्रबंधन कौन करेगा? आरबीआई। बाहर से करेंगे तो सरकार स्वयं करेगी। दूसरा डिवीजन इसका यह भी हो सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का ऋण भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म। एक साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म, तो ट्रेजरी बिल होगा, और अगर एक साल से ज्यादा का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेंगे तो लॉन्ग टर्म। इसलिए मैंने उसके डिवीजन नहीं लिखा है, क्योंकि ऋण के डिवीजन अपन पहले कर चुके हैं। हाँ, अब लिखो, देखो पूंजीगत व्यय, हेडिंग डालो एक, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। वे व्यय, एक्सपेंडिचर विच ईदर इंक्रीजेस एसेट्स, वे व्यय जिससे जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है, वे व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है, एक्सपेंडिचर विच ईदर इंक्रीजेस एसेट्स और रिड्यूसेस लाइबिलिटीज, या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या देनदारियां कम होती है, या देनदारियां कम होती है, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर which either increases assets or reduces liabilities are called capital expenditure। वे व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या फिर देनदारियां कम होती है, उनको क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। फिर दूसरे होते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। हाँ, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूंजीगत व्यय है, क्योंकि डिफेंस जितना, जिस देश का जितना ज्यादा अच्छा होगा, डिफेंस जितना अच्छा होगा, उससे उस देश की सुरक्षा ज्यादा रहेगी। सुरक्षा ज्यादा रहेगी तो वहां आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती है, और ज्यादा जितना आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होगी तो सरकार को आय क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। कि मान लो आपने पूरी जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की तारबंदी करवा दी, जितना बॉर्डर उसको सबको तारबंदी करवा दो, या बॉर्डर पर दीवार खींच दो एक। अब अगर एक दीवार बना दिया आपने या तारबंदी करी है तो इसमें खर्चा आएगा। ये खर्चा कैसा खर्चा है? इस खर्चे को कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्योंकि इससे जो है वो रक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? रक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रक्षा का इंफ्रा, तो आपकी एसेट बढ़ रही है। अभी आपने, सरकार ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। कहां से खरीदा? रूस से। अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, कितने का खरीदा? 40,000 करोड़ का। कितना खरीदा? 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया उसमें। अब ये 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा कौन सा खर्चा है? ये पूंजीगत खर्चा है। क्यों है? क्योंकि वो जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपके पास आता है तो आपकी रक्षा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वो आपके लिए एक एसेट है, वो आपके लिए एक परिसंपत्ति है कि हाँ, अब हमारे पास में S-400 है। अब हमारे ऊपर कोई मिसाइल का अटैक करता है तो उस अटैक को क्या कर दिया जाएगा? हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इससे आपकी रक्षा बढ़ेगी, और रक्षा जिस देश की ज्यादा होगी उस देश में आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होगी। इसलिए ये होते हैं डिफेंस के एसेट्स। तो ये एसेट्स पे जो खर्चा किया जा रहा है उस खर्चे को अपन कहां पर लिखते हैं? पूंजीगत खर्चों में। क्यों लिखते हैं पूंजीगत खर्चों में? क्योंकि पूंजीगत खर्चे वो खर्चे होते हैं जिससे या तो एसेट बढ़ती है या लायबिलिटीज कम होती है। अब है पूंजीगत प्राप्तियां। अगला लिखो, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स। पूंजीगत प्राप्तियां, वे प्राप्तियां, वे प्राप्तियां, द रिसीट्स, वे प्राप्तियां जिससे एसेट्स कम होती है और लायबिलिटीज बढ़ती है। वे प्राप्तियां जिससे परिसंपत्तियां कम होती है, जिससे परिसंपत्तियां कम होती है। रिसीट्स विच ईदर रिड्यूसेस एसेट्स, वे प्राप्तियां जिससे परिसंपत्तियां कम होती है, या तो परिसंपत्तियां कम होती है या देनदारियां बढ़ती है, या देनदारियां बढ़ती है। विच ईदर रिड्यूसेस एसेट्स और इंक्रीजेस लायबिलिटीज।
वे प्राप्तियां जिससे परिसंपत्तियां कम होती है या देनदारियां बढ़ती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है, आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। अब पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या लिखा आपने? एक तो लिखा विनिवेश, मतलब पूंजीगत प्राप्ति को दो भागों में बांटा अपन ने, कैपिटल रिसीट्स को दो भागों में बांट दिया। एक तो बांटा डेट और दूसरा नॉन डेट, एक तो ऋण और दूसरा गैर ऋण। अगर आपने ऋण ले लिया, अगर सरकार ने ऋण लिया है, ऋण लिया तो पैसे तो आ गए, पर क्या हुआ इस पैसों से? इससे आपकी जो देनदारियां हैं वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। आपके ऊपर उधार जो है ज्यादा चढ़ गया, पहले कुछ था उससे ज्यादा चढ़ गया, इसका मतलब देनदारियां बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई। तो यानी इससे तो लायबिलिटी बढ़ गई। और इसके बजाय और दूसरा तरीका कहां से आ सकता है पैसा? यहां से। इसमें क्या करोगे? इसमें पैसा आएगा या तो विनिवेश से। विनिवेश का मतलब सरकार अपनी परिसंपत्ति को क्या कर दे? बेच दे। गवर्नमेंट की कोई कंपनी थी, उस गवर्नमेंट की कंपनी को बेच दिया। एयरलाइंस आपके पास में थे, आपने एयरलाइंस को बेच दिया, तो आपके एसेट्स क्या हो गए? कम हो गए। इससे सरकार के एसेट्स कम होते। सरकार ने किसी को ऋण दिया हुआ था, ऋण को वसूल लिया। अगर ऋण को वसूल लिया है, ऋण अगर वसूल लिया गया तो आगे से कभी वो उस ऋण के ऊपर ब्याज नहीं देगा, वो खत्म हो गया ऋण। जब ऋण दिया गया था तो एसेट क्रिएट हुई थी, अब जब ऋण वसूल लिया तो वो एसेट खत्म हो गई। तो एसेट खत्म हो गई तो एसेट्स क्या हो जाएगी? इससे कम हो रही है, इससे भी एसेट कम हो रही है, इससे भी एसेट कम हो रही है, इससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रही है। तो पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी प्राप्तियां होती है? वो प्राप्तियां होती है जिससे कि या तो एसेट्स कम होती है, या तो परिसंपत्तियां कम होती है, या देनदारियां क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर ऋण में लोगे तो ऋण में जो पैसा आएगा तो पैसा तो आ जाएगा, परंतु इससे आपकी देनदारियां बढ़ जाएगी। और या फिर आपको पैसे लेने के लिए और दूसरा रास्ता क्या है कि आप अपने पास में कोई जो एसेट है उस एसेट को बेच दो। आपके पास कोई जमीन है, अब अभी इतने दिन जमीन थी और आपने उसको बेच दिया तो पैसे तो आ गए आपको। हाँ पैसे तो आए, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए साहब। पर ये अकाउंट में पैसे आए तो ये कैसे आए? क्योंकि हमने अपनी एसेट को क्या किया है? बेचा है। एसेट को बेचा है तो इसका मतलब एसेट बेचने से पैसा जो आया, तो एसेट्स क्या हो गई? कम हो गई। या फिर आपके अकाउंट में पैसा तो आ गया साहब, पर उधार लिया था उससे आ गया, तो अकाउंट में तो पैसा दिख रहा है परंतु उधारी क्या हो गई? बढ़ गई। अब उधारी बढ़ गई तो अब आपको आगे आने वाले समय में ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा, और ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा तो आपके ऊपर लायबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है उसमें एसेट्स तो क्या हो जाती है? कम, और लायबिलिटीज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रेवेन्यू का जो साइड है उसमें ये दोनों ही नहीं होते, उसमें एसेट्स और इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कि आपकी रेवेन्यू की रिसीट्स या सर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? वह एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट्स बढ़ती है और ना ही लायबिलिटीज कम होती है। ना तो आपकी क्या होती है? एसेट्स बढ़ती है, और ना ही लायबिलिटी कम होती है। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर देखो क्या होता है? सबसे पहला एक्सपेंडिचर क्या होता है रेवेन्यू का? चुकाया गया ब्याज। अब ब्याज को चुकाने से क्या लायबिलिटी कम होगी? देनदारी कम होगी? ब्याज को चुकाने से उधार नहीं चुकता है, ब्याज को चुकाने से तो ब्याज ही चुकता है, मूलधन तो वैसा। उधार तो कम तब होगा जब आप क्या चुकाओगे? मूलधन चुका। ब्याज तो आप सारी जिंदगी चुकाते रहो भले, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे। जब तक मूलधन नहीं चुकाओगे तब तक उधारी कम नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर जो एक्सपेंडिचर हो उससे लायबिलिटी कम नहीं होती, और ना ही इससे क्या होता है? कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता है। सरकार के अंदर जो है सरकार का संचालन हुआ, आए एम्प्लॉय आए, लाइट जलाई, पंखा चला दिया, हो गया खत्म पंखा, आपने बिजली खर्च कर दी। क्या इससे कोई एसेट क्रिएट हो गई? कोई एसेट नहीं क्रिएट हुई। इंप्लॉइज उनको सैलरी दे दी, सरकार का खर्चा हो गया होगा, उससे कोई एसेट क्रिएट हुई? कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई। आपने कोई सब्सिडी के अंदर कोई पैसा दे दिया किसी को, उससे क्या एसेट क्रिएट हो गई? तो उससे भी कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई। तो एसेट्स जो है उससे क्रिएट नहीं होती है, ना तो एसेट्स क्रिएट होती है और ना ही क्या होता है? लायबिलिटीज कम होती है। लिखो देखिए, राजस्व के व्यय, राजस्व के व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व के व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वसूला गया ऋण एसेट्स के रूप में कैसे आएगा? है? ऋण किससे वसूला है? ऋण हमने किसी को दिया हुआ था, उससे हमने वापस ले लिया। ऋण वसूलने का मतलब ये है कि हमने किसी को ऋण दिया हुआ था, तो जब तक ऋण दिया हुआ था तब तक तो वो हमें क्या दे रहा था? ब्याज भी दे रहा था। और आज हमने उसको कह दिया कि भाई पूरा दे दे मेरे को, मेरे पैसे वापस दे। वो कह रहे ब्याज ले जा। नहीं नहीं नहीं, ब्याज नहीं, जितना है वो सारा का सारा ही दे दे। तो सारा ही दे देगा अगर पैसा आपको, तो आगे से वो ब्याज
नहीं चुकाएगा, और नहीं चुकाएगा तो आपकी एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। देखो उसमें राजस्व का व्यय, वह व्यय एक्सपेंडिचर, वह व्यय जिससे ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती है, एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीजेस एसेट्स, जिससे ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती है, विच नीदर इंक्रीजेस एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज, जिससे ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती है और ना ही देनदारियां कम होती, ना ही देनदारियां कम होती, विच नीदर इंक्रीजेस एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज, जिससे ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती है और ना ही देनदारियां कम होती है। जैसे ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं अपन, राजस्व का। फिर राजस्व की प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व की प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व की प्राप्तियां कौन सी प्राप्तियां होगी, वे प्राप्तियां जिससे ना तो एसेट्स कम होती है और ना ही लायबिलिटी बढ़ती है, वे प्राप्तियां जिससे ना तो परिसंपत्तियां कम होती है, द रिसीट्स विच नीदर रिड्यूसेस एसेट्स, जिससे ना तो परिसंपत्तियां कम होती है और ना ही देनदारियां बढ़ती है, विच नीदर रिड्यूसेस एसेट्स नॉर इंक्रीजेस लायबिलिटीज, जिससे ना तो परिसंपत्तियां कम होती है और ना ही देनदारियां बढ़ती है। ऐसी जो प्राप्तियां उसको क्या कहते हैं अपन, राजस्व की प्राप्तियां जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को अपन कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। कौन कौन से होते हैं, राजस्व और पूंजी, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का पार्ट है उसको वापस कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। प्राप्तियां और व्यय, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। प्राप्तियां होती है उसको फिर वापस दो भागों में। कौन कौन से, टैक्स और नॉन टैक्स, कर और गैर कर। कर को फिर वापस दो भागों में, टैक्स और कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष। गैर कर में क्या क्या आता है, सरकार के द्वारा दी गई वस्तु और सेवाएं, बेची गई वस्तु और सेवाएं, प्राप्त किया गया ब्याज, प्राप्त किया गया अनुदान, प्राप्त किया गया लाभ और लाभांश। लाभ और लाभांश ये सब तो कौन से रिसीट्स आते हैं, रेवेन्यू के रिसीट्स है। रेवेन्यू के किस प्रकार के रिसीट्स हैं, नॉन टैक्स, राजस्व, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। अगर ये पूछ लिया जाए कि गैर कर राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती है, तो उसमें ये सारी बातें जो है वो लिखनी है। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन सी चीज आती है, चार चीजें जो आती है। फिर राजस्व के व्यय, राजस्व के व्यय में क्या आएगा, चुकाया गया ब्याज, क्या चुकाया आपने, ब्याज। दूसरा, दी गई सब्सिडी। तीसरा, सरकार के संचालन का खर्च। फिर चुकाई गई सैलरी या पेंशन, रक्षा का खर्च और दिया गया अनुदान। ये सब कौन से खर्चे हैं, रेवेन्यू के खर्चे। फिर आते हैं पूंजी, कैपिटल। कैपिटल कितने साइड है, दो, एक तो प्राप्तियां रिसीट्स और दूसरा एक्सपेंडिचर। कैपिटल का एक्सपेंडिचर, चुकाए गए ऋण, ऋण आपने चुका दिए, या फिर दिए गए नए ऋण, या फिर परिसंपत्तियों का निर्माण, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नया पीएसयू या रक्षा। ये सब चीजें किसमें आती है, कैपिटल के एक्सपेंडिचर में। फिर कैपिटल की प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ऋण प्राप्तियां और गैर ऋण प्राप्तियां। गैर ऋण प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, विनिवेश और दूसरा वसूला गया ऋण। ये जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। याद करो, देखिए अभी याद होनी चाहिए एज इट इज। हाँ, ऋण चुका दिया, उससे परिसंपत्तियां नहीं बढ़ती तो उससे लायबिलिटी कम होती है। क्या लिखा है देखो उसकी, या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है। हाँ, राजस्व में रक्षा खर्च, रक्षा खर्च राजस्व में भी है और उधर भी है, दोनों में होता है। दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ तो होते हैं जो कि पूंजीगत होते हैं और कुछ होते हैं
जो कि राजस्व के होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिससे कोई परिसंपत्ति वगैरह निर्माण नहीं हो रहा। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई एक्सरसाइज कर ली, तो उस एक्सरसाइज से कोई नई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हुआ, वो तो कंजप्शन का खर्चा हो गया। और कुछ आपने ऐसे कुछ नई चीज बनाई है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उसको कहेंगे कि परिसंपत्ति बनी है। तो कुछ खर्चा होगा जो कि इधर भी आएगा, रक्षा का खर्च इधर भी आएगा, कुछ रक्षा खर्च, और कुछ रक्षा खर्च कहां आता है, उस तरफ, दोनों तरफ आता है वो है। गवर्नमेंट स्कूल का निर्माण क्या होगा, तो नई परिसंपत्ति क्रिएट हो गई नहीं आपकी, नई एसेट क्रिएट हुई है। पहले ऐसा आपके पास नहीं था व्यवस्था, अब व्यवस्था आ गई, अब लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो वो अच्छी आर्थिक गतिविधियां करेंगे, कमाएंगे, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अब याद करो इसको, ये एज इट इज याद होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें कहां आती है कहां नहीं आती। है रेवेन्यू का मतलब राजस्व, कैपिटल का मतलब कैपिटल, पूंजी। हाँ, तुम्हारी वाली बात ही है, तो सवाल ही ऐसा ही है। अरे पूंजी वो चीज होती है जिससे कि भाई या तो एसेट और लाइबिलिटी पे कोई असर पड़ रहा है क्या, हमारी एसेट और लाइबिलिटी पर असर पड़ता है तब तो है वो पूंजी, और एसेट लाइबिलिटी पर असर नहीं पड़ता तो होता है राजस्व। वहां पर एसेट लाइबिलिटी पर असर पड़ता है, यहां पर कोई असर नहीं पड़ता। यहां पर अपन सब जगह ना तो बढ़ता है ना कम होता है, दोनों तरफ यही बातें लिखी है। अगर आपकी लाइबिलिटी है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, हाँ होगा। अरे पर इसको मानना ऐसा ही है, इसमें जो दिमाग डेढ़ होशियारी नहीं लगानी है। हाँ, तुम सरकार के लिए क्या हो, तुम क्या बनना चाहते हो, सरकार को छोड़ो, घर वालों के लिए क्या हो, घर वालों के लिए क्या हो, एसेट्स हो लाइबिलिटी हो, पूंजी हो, एसेट हो लाइबिलिटी हो, एसेट्स हो। उनसे पूछो, घर वालों से पूछो, वही बताएंगे एसेट्स रहेंगे। कि तुम बोझ हो क्या हो, बोझ तो नहीं हो, बोझ तो शायद गलत शब्द हो गया। तो ऐसे बोझ शब्द ना लेकर एक अच्छा इंग्लिश का शब्द होता है लाइबिलिटी, ये इतना बुरा नहीं लगता, यू आर ए लाइबिलिटी, इट्स ओके। तो बोझ है, ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो इसलिए अंग्रेजी का शब्द यूज करके कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार एक स्टूडेंट था, उसने बड़े अच्छे से समझ लिया था एसेट लाइबिलिटी के बारे में, तो मैं ये एसेट लाइबिलिटी, तो उसने कहा कि अच्छा, तो मेरे को समझ में आ गया, मेरे भैया तो एसेट्स और मैं हूं लाइबिलिटी। वो तो कमाई करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो तो है एसेट, और मैं क्या हूं, मैं हूं लाइबिलिटी, जो कि मुझे तो उनको खर्चा करना पड़ता है मेरे ऊपर। लिखो इसको, देखो इसको याद करो यार, तुम कहां दिमाग लगा रहे हो, दिमाग लगाने का समय है। देखो जैसे क्वेश्चन देखो, ये हाँ, अरे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं करना तुम्हें, पहले ये करो, उसके बाद में बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट। रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन सी आती है, ब्याज प्राप्तियां आती है क्या, कहां आती है, रेवेन्यू में कहां आती है, रेवेन्यू के रिसीट्स में आती है। कौन सा रिसीट होता है, ये नॉन टैक्स, रेवेन्यू का जो नॉन टैक्स रिसीट होता है वो होता है ब्याज की प्राप्तियां। टैक्स की रिसीट्स रेवेन्यू की प्राप्तियां होती है, कर प्राप्तियां होती है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, नॉन टैक्स रिसीट है। कौन सी रिसीट है, ये नॉन टैक्स।
आती है स्मॉल सेविंग्स। तो स्मॉल सेविंग किसकी है? जनता की है। जिस जनता की सेविंग है वापस किसको देनी है? जनता को देनी। ये तो संचित निधि का भाग ही नहीं होती। स्मॉल सेविंग जो होगी वो संचित निधि का भाग नहीं होगी, वो तो किसका भाग होगी? लोक लेखा का। मैंने कहा पब्लिक अकाउंट क्या होता है? पब्लिक अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें जनता सरकार को क्या देती है? पैसे देती है, और कहती है कि हमारे पैसे तुम संभाल के रखना, हमें वापस दे देना। तो स्मॉल सेविंग के तहत किसी आदमी ने कुछ कुछ पैसे जो है उस सरकार में जमा कराए, और सरकार को बाद में कहेंगे कि हम 10 साल बाद 20 साल बाद जो है वापस आपसे ले लेंगे, तो सरकार उसको क्या करेगी? ब्याज सहित वापस जो है वो दे देगी। ये जो होते हैं इनको कहते हैं, ये पैसा कहां पर आता है सरकार का? जो उसको लोक लेखा में रखते हैं। किसमें रखते हैं? लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट में जो है रखा जाता है। और बाकी सब प्राप्तियां होती है कहां होती है? संचित निधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4, अल्प बचतें। पढ़ लिया? ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हें? Which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? कट इन टैक्स रेट्स अकंपनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। कर दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। कर दरों में तो कटौती कर दे और साथ साथ में क्या कर दे? ब्याज दरों को बढ़ा दे। तो ब्याज दरों को बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। यही होता है। जब भी मंदी आ रही होती है तो सरकार क्या करती है? खर्चा जो है वो बढ़ा देती है। फिर करों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स तो नहीं, कमी तो जो है वो नहीं होती। क्या होता है? उसको क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी जो है, बी आंसर हो जाएगा। छोड़ो, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम है? हाँ हाँ। पर साथ साथ एक ही लिखा होता ना अगर कटिंग टैक्सेस, तब हो सकता था। पर इन्होंने साथ साथ और कर दिया कि कटिंग टैक्सेस साथ साथ ब्याज दरों में बढ़ाते, तो साथ साथ ब्याज दरों में फिर बढ़ाई नहीं। अगर एक ही लिखते ना कि भाई टैक्स कट इन टैक्स रेट्स, तो हाँ ये फिर हो सकता था, क्योंकि टैक्स रेट में अगर कट करोगे, और फिर इसमें ये भी नहीं बताया कि कौन से टैक्स रेट की बात कर रहा है, ये डायरेक्ट की बात कर रहा है या इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, कौन से टैक्स रेट को जो है वो काटना चाहता है। तो वो इसने जो है वो क्लैरिफाई नहीं किया हुआ, इसलिए इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? वो बी आंसर जो। ठीक है, अब ये तो खैर ये कर लोगे इसको, पढ़ तो लो, देखें समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं आता तो जा लोड मत लेना। जिसको नहीं समझ में आया जा लोड मत लेना। क्या तो पहले भी नहीं लिया पढ़ने तो आपको क्या लगता है इतने टाइम से हमको लोड ले रहे हैं? अरे ऐसे सवाल आते जाते रहते हैं भैया ये देखो मजा आया इनको। हम्म। क्या होगा आंसर इसका? कितने को लगता है? ए, एक आदमी को लगता है, दो। अरे सब मजाक में मत लो, सीरियसली आंसर दो, सिंसियरिटी के साथ में काम करो, ऐसे मजाक मत लो। फिर बी, इतने सारे लोगों को बी भी लगता है। सी,
सी बहुत सारे लोगों को लगता है। डी, डी भी बहुत सारे लोगों को लगता है। यानी डी वालों को तो कुछ समझ में नहीं आया प्रश्न। जिनको सारे ही लगते हैं यहाँ ये भी होता है, तो मतलब प्रश्न जो है समझ में नहीं आया है। सही आंसर है सी। सही आंसर क्या है इसका? सी होगा। देखो क्या पूछा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? निवेश, निवेश का मतलब एसेट क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। निवेश वो चीज है जिससे एसेट्स क्या होती हो? बढ़ती हो। सबसे पहला है सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप्स। तो इससे क्या निवेश बढ़ेगा? अगर आपने एमएसपी बढ़ा दी कि साहब आपको एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि अगर आपकी फसल है और वो आप बाजार में बेच रहे हो और बाजार में जो है उसके कम दाम मिल रहे हैं, तो आप किसको बेच सकते हो? सरकार को। और सरकार जिस दाम पर आपसे खरीदेगी, न्यूनतम जिस दाम पर खरीदेगी, उसको क्या कहेंगे? एमएसपी। तो एमएसपी होती है एक प्रकार की सब्सिडी। एमएसपी क्या होती है? एक सब्सिडी होती है जो किसानों को दी जाती है कि सब आपकी जो इनकम है वो बढ़ती रहे और एक निश्चित इनकम आपको हो। तो निश्चित इनकम हो तो आपका जो कृषि उत्पाद है उस कृषि उत्पाद को आप किसको बेच सकते हो? मार्केट में बेच सकते हो। पर मार्केट में हो सकती है प्राइसेस कम हो, क्योंकि मार्केट में तो डिमांड एंड सप्लाई से काम करेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई के कारण हो सकती है कि प्राइसेस कम हो जाए। तो उस समय आप अपनी जो फसल का उत्पाद है वो किसको बेच दो? सरकार को। और सरकार को जिस दाम पर बेचोगे वो होगी एमएसपी। यानी सरकार आपको बाजार की कीमतों से ज्यादा कीमतें जो है देने को तैयार है। यानी सरकार आपको क्या दे रही है? सब्सिडी। तो एमएसपी क्या होती है? एक सब्सिडी। और सब्सिडी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अभी अपन ने देखा कि सब्सिडी वाला एक्सपेंडिचर किस साइड में आता है? रेवेन्यू के साइड आता है, वो कैपिटल साइड में नहीं आता। तो कैपिटल साइड में नहीं आता तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। अगर उनका कंप्यूटराइजेशन कर दो, कंप्यूटराइजेशन करोगे तो वो और ज्यादा अच्छे से काम करेगी, और ज्यादा अच्छे से काम करेगी तो ऋण ज्यादा देगी, ऋण ज्यादा देगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो इनका प्राथमिक कृषि, इनका अगर कंप्यूटरीकरण कर रहे हो तो नए कंप्यूटर ला रहे हो, नए सॉफ्टवेयर ला रहे हो, कुछ नई चीजें बना रहे हो, तो निवेश जो है वो किया जा रहा है। तो ये तो जो है वो क्या हो गया? निवेश। सामाजिक पूंजी का विकास, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब होता है हेल्थ पर खर्चा या फिर शिक्षा पे खर्चा। आप या तो किस पे खर्चा कर रहे हो? शिक्षा पर। तो नए आपने जो स्कूल बना दिए, नए स्कूल बना दिए तो ये भी निवेश हो गया। या फिर आपने हेल्थ की आपने कुछ जो है चीजें बना दी तो उसको भी जो है क्या कहा जाएगा कि उसको भी ये कहा जाएगा कि ये सोशल कैपिटल है। और सोशल कैपिटल है तो ये भी क्या एक प्रकार का निवेश है। यानी तीसरा भी जो है वो सही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, फार्मर्स को मुफ्त में बिजली दो। मुफ्त में बिजली दे रहे हो तो ये एक प्रकार की सब्सिडी। सब्सिडी जो है वो निवेश नहीं होता, नहीं होता तो ये चौथा गलत हो गया। पांचवा, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम अगर बैंक लोन माफ कर दे, अगर लोन माफ कर दे तो ये भी एक प्रकार की सब्सिडी। और सब्सिडी है तो सब्सिडी से पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, नहीं होता तो ये भी गलत। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। कोल्ड स्टोरेज अगर बना दे, कोल्ड स्टोरेज बना दे तो ये एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यानी ये जो है छठा सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा? दूसरा, तीसरा और छठा। दूसरा, तीसरा, छठा कहां है? सी में आंसर है। हाँ, कंप्यूटरीकरण करने से भाई आपकी जो सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। भाई पहले आपका सिस्टम कैसे हो रहा था? वो सारा का सारा कागज से आप चीजें जो है लिख रहे थे। कागज से चीजें लिखोगे तो इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। आरबीआई को अगर चाहिए कि भाई देखना है प्रॉपर किस तरीके से आपके कितने ऋण दिए, कितने एनपीए हुए, क्या नहीं हुए, तो आपको क्या मांगेगा? वो जैसे मांगेगा तो आपको अच्छा ठीक है कैलकुलेट करके बताते हैं, फिर आप कागज में एक पर्ची लोगे, उस पर कैलकुलेट करोगे। वरना क्या है, उसी समय आपने कंप्यूटराइजेशन से निकाला, आरबीआई को अपनी सूचनाएं दे दी। तो इससे सिस्टम क्या होता है? इंप्रूव होता है। और सिस्टम इंप्रूव करने के लिए जो भी खर्चा किया जा रहा है वो आपके लिए एक प्रकार का निवेश है। वो एक प्रकार का क्या होता है? निवेश होता है। तो कंप्यूटराइजेशन में जैसे मान लो स्कूलीकरण है, अभी ये आप ये है, यही बोर्ड है। अभी इससे पहले क्या पढ़ाते थे? इससे पहले बोर्ड होता था वो व्हाइट वाला बोर्ड हुआ करता था, उसमें पढ़ाते थे। अब इसका कंप्यूटराइजेशन कर दिया, कंप्यूटराइजेशन कर आप इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लिए, तो क्या इसमें पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होता है? हाँ होता है। भाई पहले ये वाले सवाल सॉल्व कराना हो तो कैसे करवाए? व्यक्ति नहीं करवा सकता इसको। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लास में सॉल्व करवाना हो तो पहले जो है ये पॉसिबल पहले नहीं करवाते थे।
ये अब ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया तो भाई आप पीपीटी पे घर से ले आए क्वेश्चन और आप यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। बाकी पहले के स्टूडेंट होते थे तो उनको यूं बताते थे कि हाँ एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ जो है वो पूछा गया था, फिर उसको बता दो ऐसा ऐसा कुछ पूछा गया। तो ऐसा मतलब क्या पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, तो एग्जैक्ट आप अपनी भाषा में भी नहीं बता सकते क्योंकि इतना सब कुछ ये तो याद रखना ही बहुत मुश्किल है और उसके सारे ऑप्शन याद रखने सारे मुश्किल है। परंतु अब इसमें चीजें इंप्रूव हुई और चीजें इंप्रूव हुई तो पढ़ाई का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो ये क्या पढ़ाई पर एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, ये क्या एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे क्रेडिट जो सोसाइटीज हैं उनका जब आप कंप्यूटराइजेशन करोगे तो वो भी क्रेडिट की जो मैकेनिज्म है उसका एक बढ़ा अच्छा हुआ रूप है, तो इसलिए उसको निवेश मानते हैं। अब मैंने कहा था ना इस पर दिमाग नहीं लगाना है, ये तुम्हारे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत। ये वाला तो छोड़ दो तो चलो। अब अगला जो है बजट के घाटे, अगला लिखो बजट के घाटे, डेफिसिट्स ऑफ बजट। बजट के घाटे, डेफिसिट्स ऑफ बजट। तो देखो बजट में क्या होता है कि ये जो आपके पास में पैसे आए हैं कुछ तो हैं बजट में प्राप्तियां और कुछ है खर्चे। इन प्राप्तियों में और खर्चों में होता है अंतर। सरकार के खर्चे तो होते हैं ज्यादा और प्राप्तियां होती है कम। खर्चे और प्राप्तियों के बीच में जो अंतर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, घाटा। ये उतना घाटा हो गया। तो अब ये बजट के अंदर जो चार मुख्य घाटे होते हैं। जब बजट जारी किया जाता है तो सरकार जब संसद के अंदर देती है ना कि हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तो लिख देती है कि ऐसे ऐसे हमारे पास यहां से पैसे आए हैं, यहां हमारा खर्चा हुआ है, ये हमारे राजस्व के पैसे हैं, राजस्व में भी हमारे टैक्स के पैसे हैं, टैक्स में भी ये डायरेक्ट टैक्स के पैसे हैं, डायरेक्ट टैक्स में फिर जितने डायरेक्ट टैक्स हैं उनके सारों के इस डायरेक्ट टैक्स से इतना आया, इससे इतना आया, इतना आया, नॉन टैक्स में इस चीजों से मेरे पास इतना पैसा आया, इतना पैसा आया। ये सब बातें किसको लिख दी, संसद में दे दी। इसके साथ साथ संसद में एक और कागज, एक और पीडीएफ होती है, उस पीडीएफ पे लिखा होता है कि बजट के घाटे। तो घाटे कितने बताती है सरकार, चार मुख्य घाटे होते हैं। सबसे पहला जो घाटा होता है वो होता है राजस्व घाटा, जो क्या कहते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बहुत सिंपल होता है उसको कैलकुलेट करना कि राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व का व्यय और राजस्व की प्राप्तियां, किस किस का अंतर है ये, राजस्व का व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, राजस्व घाटा आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आ जाएगा। लिखो बजट के घाटे। बजट के चार मुख्य घाटे हैं। देयर आर 4 मेन डेफिसिट्स ऑफ बजट। बजट के चार मुख्य घाटे हैं। पहला है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व के व्यय और राजस्व की प्राप्तियों का अंतर। राजस्व के व्यय और राजस्व की प्राप्तियों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। राजस्व के व्यय और राजस्व की प्राप्तियों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे फॉर्मूला लिखो सर, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। रेवेन्यू डेफिसिट बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सिंपल सा एक्सप्लेन। अब क्या होता है, ये पहले रेवेन्यू आपने एक्सपेंडिचर निकाल लिया, फिर कुछ लोगों ने कहा कि सब इसमें जो रेवेन्यू के जो खर्चे बताए हुए हैं ना, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस खर्चों में कुछ समस्या है, ये प्योर रूप से जो रेवेन्यू के खर्चे नहीं है।
रेवेन्यू के खर्चे कौन से होते हैं? रेवेन्यू के खर्चे वो खर्चे होते हैं जिससे कि ना तो एसेट्स बढ़ती है और ना ही लायबिलिटी कम होती है। ऐसे खर्च जिससे कोई एसेट नहीं बढ़ी और ऐसा खर्च जिससे कोई लायबिलिटी कम नहीं है। तो कुछ लोगों ने देखा कि यार इसमें से सारे देखो, सारे खर्चे देखो, तो भाई जैसे ब्याज है, सब्सिडी है, सरकार के संचालन का खर्च, सैलरी, पेंशन, रक्षा का खर्च, फिर दिए गए अनुदान। जैसे दिए गए अनुदान पर लोग आए तो उन्होंने कहा यार ये अनुदान के बारे में और गहराई से सोचना पड़ेगा कि अनुदान के बारे में और गहराई से सोचो कि भाई ये अनुदान है वो केंद्र सरकार ने दिया है, मान लो राज्य सरकार को, मतलब केंद्र सरकार ने पैसे किसको दे दिए? राज्य सरकार। और अगर राज्य सरकार उस पैसे से कोई एसेट का निर्माण कर ले तो भाई राज्य सरकार तो उस पैसे का कहीं भी यूज कर सकती है। राज्य सरकार चाहे तो उस पैसे से कोई सब्सिडी भी दे सकती है, कोई योजना चला सकती है। योजना चला देगी तो हो गया रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, हो गया राजस्व में भी। पर राज्य सरकार को जरूरी थोड़ी है कि उसका जो है वो सब्सिडी दे। अगर राज्य सरकार ने उससे सड़कें बनवा दी तो, या फिर राज्य सरकार ने उससे जो है कोई नहर बनवा दी तो, तब तो एसेट का निर्माण हो जाएगा। और एसेट का निर्माण हो जाएगा तो साहब ये वाला जो खर्चा है वो खर्चा तो फिर रेवेन्यू का खर्चा नहीं रहा। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू के खर्चों में से किसको निकालना पड़ेगा? ऐसे खर्च को निकालना पड़ेगा। इसलिए जो दिए गए अनुदान है उन अनुदानों में से वो अनुदान निकालने पड़ेंगे जो कि परिसंपत्तियों के निर्माण में प्रयोग में लिए गए। कहां पर यूज में आ गए? परिसंपत्तियों के निर्माण। तो उसको जब हटा दिया जाए कि रेवेन्यू का जितना एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, इसमें क्या क्या आया? इंटरेस्ट आया, इसके अंदर सब्सिडी आई, इसके अंदर सरकार के संचालन का खर्च आया, ऑपरेशन का खर्च आया, सैलरी पेंशन आया, डिफेंस का खर्चा आया, फिर आया ग्रांट। और इस ग्रांट में से कुछ पार्ट किस में यूज हो गया? एसेट के क्रिएशन में। तो ये जो एसेट क्रिएशन वाला पार्ट है वो क्या कर दो? इसमें से हटा दो, रेवेन्यू के खर्चों में से। अभी तक आप रेवेन्यू डेफिसिट निकाल रहे थे, वो आप कर रहे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये जो रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर है इसमें फिर ये वाला जो खर्चा है उसको क्या कर दिया जाए? माइनस। इसको माइनस कर देंगे तो जो घाटा आएगा उसको कहा जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। उसको क्या कहते हैं? प्रभावी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे अपने एक पढ़ा था वो प्रभावी ब्याज दर। प्रभावी ब्याज दर क्या होती है? तो ब्याज दर माइनस इन्फ्लेशन हटा देते हैं, तो कुछ चीजें हटा दो तो प्रभावी आ जाएगा। तो इफेक्टिव अगर रेवेन्यू डेफिसिट निकालना हो तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालेंगे? ईआरडी बराबर रेवेन्यू डेफिसिट माइनस परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान। इसको कर दो तो ये क्या आ जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो आ जाएगा। तो अगला लिखो प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए धीरे धीरे पढ़ना होता है, उसको आराम से पढ़ो। तो ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं है। अगर तुम्हें बात समझ में आई हुई है तो ऐसा कोई लैंग्वेज, जैसे कोई फारसी भाषा में तो लिखा हुआ नहीं है, या तो हिंदी में लिखते हैं या फिर अंग्रेजी में लिखते हैं। तो इसका मतलब या तो तुम्हारी भाषा कमजोर है, या फिर एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भाषा तो है पर पढ़ने पर समझ में नहीं आता कि क्या है। तो इसलिए अखबार पढ़ा करो, कोई नॉवेल पढ़ा करो। जैसे अखबार पढ़ो, नॉवेल पढ़ो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा तो हमें उस पैराग्राफ में क्या बात समझ में आई कि इसमें क्या लिखा था, या फिर ऐसे पढ़ते जा रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, रीडिंग लगाते जा रहे हैं। रीडिंग के साथ में क्या होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? उसको ग्रहण करना, समझना। तो उसको समझ जो है वो विकसित होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी रीडिंग हैबिट्स को क्या कर लो? बढ़ाओ। तो रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए पढ़ो कोई उपन्यास, कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई नॉवेल पढ़ो, कोई आर्टिकल पढ़ो। न्यूज़पेपर में खूब सारे आर्टिकल आते रहते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाथ ही नहीं लगाते हो। सच्चाई तो ये है, हाथ ही नहीं लगाते इधर। अखबार पढ़ना चाहिए। कौन सा अखबार पढ़ते हो? दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। क्या हुआ? नॉवल बताएं, कौन सा नॉवल पढ़ना है? नॉवल
यार हिंदी में तो कौन सा नॉवल पढ़ोगे, हिंदी में तो मुझे पता नहीं है। इंग्लिश का जरूर पता है, इंग्लिश का पढ़ लो, होमोसेपियंस पढ़ लो, सेपियंस पढ़ लो, सेपियंस बहुत अच्छा नॉवल है युval नोआ हरारी का। या फिर एक एटॉमिक हैबिट्स, एक नॉवल है उसका नाम क्या है, एटॉमिक हैबिट्स, वो पढ़ लो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लाइफ इंप्रूव करने के लिए, जीवन को थोड़ी नई दिशा देने के लिए जो है वो जरूरी है। हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर तो कोई प्रेमचंद का पढ़ लो, है प्रेमचंद गोदान, गोदान वोदान तो क्या है। और बताओ भाई हिंदी के कौन से अच्छे नॉवल आते हैं, राजवीर सर से पूछ लेना हिंदी के नॉवल, तो हिंदी के कोई अच्छे नॉवल तो बताओ, मुझे तो खुद को पता नहीं हिंदी के अच्छे नॉवल और कौन से होते हैं। इंग्लिश के अंदर पढ़ना हो तो ये पढ़ लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये होमोसेपियंस जो है वो उसमें हिंदी में भी आती है, तो हिंदी ट्रांसलेशन भी होगी। ये दुनिया बेस्ट सेलर किताब है, अगर वो नहीं पढ़ी तुमने क्या पढ़ा उसके। वास्तव में आजकल जो है बच्चे पढ़ते नहीं इतने, पहले आरएएस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते तो खूब पढ़ते थे वो, मतलब ये कोर्स का तो पढ़ते थे, उसके अलावा कई बार तो कुछ अलावा ज्यादा पढ़ते थे, कोर्स वाला तो बहुत कम पढ़ते थे। उससे विकास, जो आपकी बौद्धिक क्षमता, उसकी विकास जो है बहुत ज्यादा होता था। लोगों ने ओशो को पढ़ लिया था पूरा, कई ऐसे हमारे साथ में रहते थे जो कि ओशो के ऐसे भक्त हो चुके थे, वो सब जितने किताबें सब पढ़ ली। फिर वो किसी दूसरी तरफ चले गए तो फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ लिया, किसी ने जो है वो प्रेमचंद को पढ़ लिया, पूरा साहित्य जो है, साहित्य के पूरे पूरे साहित्य पढ़ लिए। इतनी ज्यादा अच्छी कमांड जो है, कमांड साहित्य के ऊपर होती थी, और हिंदी पर भी और इंग्लिश पर भी। इंग्लिश के भी नॉवल पढ़े तो खूब सारे नॉवल जो है इंग्लिश के पढ़ डाले। तो अब वर्तमान के अंदर ऐसा थोड़ा हाथ ही नहीं लगाते, ऐसा खरीदते ही नहीं हो, खरीदते तो ऐसे खरीद तो लिया करो, ऐसे कमरे में रखने के लिए तो अच्छी होती है। कोई बाहर से आदमी आए तो बता सको अरे मैं ये पढ़ता हूँ, अभी फिनिश किया है बस जस्ट। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स, हाँ तो लिखो प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर, लिखो प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लिखना है इसका, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजी निर्माण के लिए या परिसंपत्ति निर्माण के लिए दिए गए अनुदान, ग्रांट्स गिवन फॉर एसेट क्रिएशन, पूंजी निर्माण या परिसंपत्ति निर्माण के लिए दिए गए अनुदान, ग्रांट्स गिवन फॉर एसेट क्रिएशन, पूंजी निर्माण या परिसंपत्ति निर्माण के लिए दिए गए अनुदान, ग्रांट्स गिवन फॉर एसेट क्रिएशन। ये क्या होते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा होता है। प्रभावी राजस्व घाटे के बाद तीसरा घाटा आता है, वो होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो देखो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि एक साल में सरकार के द्वारा कितना ऋण लिया गया है। क्या होता है, एक साल में सरकार के द्वारा कितना ऋण लिया है, जितना ऋण लिया है, जितना उधार लिया है, उसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, कि आपको कितना उधार लेना पड़ा। क्योंकि जो भी आपके खर्चे हैं, होता क्या है कि आपकी प्राप्तियां आती है, पैसे आपके पास आते हैं, और एक तरफ आपको खर्चे करने होते हैं। अब जब आप बजट बनाते हो तो बजट के अंदर खर्चों को और प्राप्तियों को बराबर करके रखते हो कि साहब मेरे को इतना खर्चा करना है और अब इतने पैसों की व्यवस्था करनी है, तो व्यवस्था कहां से करूंगा, तो फिर सरकार कहेगी कि साहब इतने पैसे, कुछ तो हमारे पास टैक्स से आ जाएंगे, कुछ हमारे पास नॉन टैक्स से आ जाएंगे, कुछ पैसों में हम जो है वो हमारे पास हमने पहले ऋण दिए हुए वो हम वसूल कर लेंगे, कुछ हमारी परिसंपत्तियां उनको हम बेच देंगे, उससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। अब ये जितने इन सब चीजों से पैसे आए उसके बाद भी टोटल नहीं हुआ, कि मान लो आपको ये 100 करोड़ का खर्चा करना है, अब 100 करोड़ का खर्चा करना है तो कहां से करो, तो सरकार ने कहा देखो हमारे पास कुछ पैसे तो किससे आ जाएंगे, टैक्स से आ जाएंगे, मेजर तो हमारा इनकम कहां से होगी, टैक्स से, तो टैक्स पे पैसे आ गए। कुछ हमारे पास में नॉन टैक्स से आ जाएंगे, नॉन टैक्स से पैसे आ गए। कुछ क्या करेंगे, हमने किसी को ऋण दिए हुए हैं
पहले पैसे दिए हुए थे उसे वापस मांग लेंगे तो वसूल लेंगे ऋण, तो कुछ हमारे पास वहां से आ जाएंगे वसूलने से, और कुछ हम क्या करेंगे अपनी परिसंपत्तियों को बेच देंगे। अब ये बेचने के बाद भी कुछ पोर्शन क्या रह गया, बाकी रह गया, तो फिर ये बाकी कहां से लाओगे, तो क्या ये बाकी कहां से लाएंगे, ये ऐसा करेंगे उधार ले आएंगे। तो ये जितना उधार लाने की आपको जरूरत पड़ रही है वही आपका फिस्कल डेफिसिट है। उसी घाटे को क्या कहते हैं, ये घाटा पड़ रहा है, इतनी कमी रह गई, इस घाटे को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। तो यानी आपका कुल खर्च, टोटल तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, अब ये 100 करोड़ का खर्चा आया, तो ये कुल खर्च कैसे आएगा, वे खर्चे दो प्रकार के हैं, या तो सरकार के रेवेन्यू का खर्चा होगा, कुछ खर्चा तो है रेवेन्यू का, और कुछ खर्चा होगा सरकार के कैपिटल का, या तो कैपिटल का खर्चा है या रेवेन्यू का खर्चा है। और आपके पास पैसे आएगा, ये तो टोटल है खर्चा, पैसे आए कहां से, एक तो कहां से आए टैक्स, दूसरे कहां से आए नॉन टैक्स। ये टैक्स और नॉन टैक्स वाली जो प्राप्तियां होती है, कौन सी प्राप्तियां होती है, रेवेन्यू की रिसीट्स होती है। कौन सी प्राप्तियां होती है, राजस्व प्राप्तियां होती है। ये वसूले गए ऋण और इधर विनिवेश, परिसंपत्ति बेचनी पड़ी तो क्या करना पड़ा, विनिवेश। वसूले गए ऋण और विनिवेश ये क्या होती है, कैपिटल की प्राप्तियां होती है, पर कौन सी होती है, गैर ऋण। तो यानी नॉन डेट कैपिटल रिसीट, इसको क्या नाम दे दूं मैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। अब गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, और इसके बाद जो बच गया वो क्या है आपका, राजकोषीय घाटा। तो अगर राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो निकालो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर प्लस निकालो कैपिटल का एक्सपेंडिचर, ये तो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस इसको हटा दो रेवेन्यू का रिसीट्स, और माइनस ये वाला हटा दो, ये क्या है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ये जो बच गया इसी को क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। बस यही होता है, लिखो दो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं, टोटल लायबिलिटीज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं या देनदारियां, टोटल लायबिलिटीज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं, लायबिलिटीज को क्या कहते हैं, एक तो शब्द अपन ने पहले यूज किया कौन सा, देनदारी, और इसी देनदारी के साथ एक और पर्यायवाची होता है उसका, देयता, देवता नहीं देयता। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं, देयताएं राजकोषीय घाटा कहलाती है, आर कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, आर कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं राजकोषीय घाटा कहलाती है, ठीक है। और सामान्य अर्थों में देखें तो क्या होता है इसका, सीधे सीधे समझने का मतलब है कि एक साल में सरकार को कितना उधार लेना पड़ता है, लिख लो। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया ऋण या उधार, इट मींस डेट टेकन बाय गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया कुल उधार या ऋण, और गणितीय रूप में, इन मैथमेटिकल फॉर्म, देखो गणितीय रूप में, इन मैथमेटिकल फॉर्म, राजकोषीय घाटा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय, कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल एक्सपेंडिचर। और कुल व्यय कितना होगा, कुल व्यय का मतलब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल का एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर।
RE प्लस CE माइनस राजस्व प्राप्तियां, total expenditure, that is capital expenditure, sorry, that is revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts और माइनस, और क्या घटाऊंगा मैं इसमें से, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट का, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। लिख लिया, चलो फिर आज के लिए तय करेंगे, बाकी फिर जो है वो अगली क्लास में देखेंगे।